चलिए अब अपना नेक्स्ट टॉपिक क्या है, नॉर्मेलिटी का। ठीक है ना। तो सबसे पहले अपन ये बात करते हैं कि नॉर्मेलिटी है क्या। ठीक है ना। तो जैसे हम लोगों ने क्या पढ़ा, अभी मोलैरिटी और मोलैलिटी पढ़ा है, तो ये सॉल्यूशन का यानी विलयन का सांद्रता बताने का टर्म है, मोलैरिटी और मोलैलिटी। ठीक उसी तरीके से सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन यानी कि सांद्रता बताने का ये भी एक टर्म ही है। सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन यानी कि सांद्रता। ठीक है। विलयन की सांद्रता को बताने का ये भी एक प्रकार का क्या है, टर्म है। जैसे मोलैरिटी और मोलैलिटी हम लोगों ने पढ़ा है, ठीक उसी तरीके से सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन नॉर्मेलिटी यानी नॉर्मलता के पद में भी क्या किया जाता है, बताया जाता है। ठीक है, क्लियर। तो अब बात ये आती है कि ये नॉर्मेलिटी के जब अपन सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन मोलैरिटी और मोलैलिटी के पद में यानी टर्म में हम पढ़ चुके हैं, तो फिर ये नॉर्मेलिटी के टर्म में इसका कंसंट्रेशन बताने का क्या मतलब है। जैसे अपन ने क्या पढ़ा था कि जो मोलैरिटी होता है, मोलैरिटी, वो क्या बोला, सॉल्यूशन के 1 लीटर आयतन में, कितने में, सॉल्यूशन के 1 लीटर आयतन में, 1 लीटर वॉल्यूम में जितना सॉल्यूट का यानी कि विलेय का, विलेय के मोल की संख्या जो होती है वही क्या कहलाती है, मोलैरिटी। है ना। मोलैरिटी किसको बोलते हैं, विलियन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय के मोल की संख्या, सॉल्यूशन के 1 लीटर वॉल्यूम में प्रेजेंट नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट क्या कहलाता है, मोलैरिटी। ठीक इसी तरीके से अपन ने क्या पढ़ा था, मोलैलिटी। तो मोलैलिटी में क्या बोला गया था कि सॉल्वेंट जो होता है, सॉल्वेंट यानी विलायक, तो विलायक के 1 किलोग्राम में उपस्थित विलेय यानी कि सॉल्यूट के मोल की संख्या जो होती है वो क्या कहलाती है, उसकी मोलैलिटी। ठीक है ना। तो जब हम मोलैलिटी और मोलैरिटी क्या कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं, कंसंट्रेशन का ये वाला टर्म, तो नॉर्मेलिटी की क्या जरूरत पड़ गई। तो एक्चुअली में इसकी जरूरत कहाँ पड़ती है, ये समझिए। तो मोलैरिटी और मोलैलिटी में क्या बताया जाता है कि 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने मोल सॉल्यूट प्रेजेंट है वो उसकी मोलैरिटी कहलाएगी। 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में कितने मोल सॉल्यूट यानी विलेय प्रेजेंट है वो उसकी मोलैलिटी कहलाएगी, मोललता। ठीक है। तो यहाँ पे केवल ये पता चल रहा है कि सॉल्यूशन में हमारे पास जो सॉल्यूशन दिया गया है उसमें कितने मोल अपने पास सॉल्यूट प्रेजेंट है, ये पता चल रहा है। ठीक है ना। लेकिन नॉर्मेलिटी का यूज कहाँ पे या इसकी अपन को जरूरत क्यों पड़ रही है, तो जहाँ पे रिएक्शन होता है, जहाँ रिएक्शन यानी कि अभिक्रियाएं होती हैं। ठीक है ना, जहाँ रिएक्शन होता है, और कौन से रिएक्शन की बात करें, जैसे एसिड एंड बेस, अम्ल और क्षार से रिलेटेड जहाँ अभिक्रिया होती है। ठीक है ना। तो वहाँ पे हमें सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन जो है वो नॉर्मेलिटी के टर्म में बताने की जरूरत पड़ती है। एक्चुअली में ऐसा क्यों होता है, तो देखो, मोलैलिटी और मोलैरिटी सिर्फ इतना चीज बता रहे हैं कि अपने पास 1 लीटर सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट प्रेजेंट है, कितने मोल अपने पास विलेय जो है वो उपस्थित है। लेकिन अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि हमें ये बताओ, जैसे अपने पास दो सब्सटेंस हैं ए और बी, ठीक है ना, और ये आपस में रिएक्ट करके क्या बना रहे हैं, कोई नया प्रकार का सब्सटेंस यानी कोई नया प्रकार का पदार्थ क्या हो जाता है, बन जाता है, कंपाउंड भी बोल सकते हो या होगी। तो अगर हमसे ये पूछ लिया जाए कि मैं आपका ए ये जो सब्सटेंस ए है इसका मैं आपको एक फिक्स अमाउंट दे दूं, ठीक है ना, इसका मैं एक निश्चित मान क्या कर दूं, दे दूं, और आपसे अब ये पूछूं कि बताओ इसके फिक्स अमाउंट के साथ, मतलब एक सब्सटेंस ए है, इसका मैं आपको एक फिक्स अमाउंट दे दूंगा, तो इसके एक फिक्स अमाउंट के साथ ये जो दूसरा वाला सब्सटेंस है इसका कितना मात्रा इसके साथ रिएक्ट करके जो है वो नया कंपाउंड क्या करेगा, बनाएगा। क्वेश्चन समझ में आया क्या बोला हूँ। मैंने बोला कि एक अपने पास दो सब्सटेंस हैं, यानी दो प्रकार के मैटर, पदार्थ, कंपाउंड, एलिमेंट, कुछ भी बोल लो। तो जो फर्स्ट वाला है, मैंने बोला एक ए अपने पास सब्सटेंस है, इसका फिक्स अमाउंट जो है वो दूसरे वाले सब्सटेंस के कितने अमाउंट के साथ रिएक्ट करेगा, और जो प्रोडक्ट जो भी बनता है वो बना के देगा। तो जब रिएक्शन से रिलेटेड बातें होंगी तो जब अपने को यहाँ पे ये बताना होगा कि अब इसके इस अमाउंट के साथ मुझे ये दूसरा वाला सब्सटेंस का कितना अमाउंट लेना पड़ेगा, वहां पे जब मैं हमें इसका कंसंट्रेशन बताना होगा तो हमें किस फॉर्म में बताना होगा, नॉर्मेलिटी के टर्म में। क्लियर हो गया। मतलब कि जहाँ रिएक्शन की बात होती है,
अभिक्रियाएं जहाँ होती हैं, तो यहाँ जब अब हमें इसका कंसंट्रेशन क्या करना होगा, बताना होगा, यानी सांद्रता बतानी होगी, तो हमें किस फॉर्म में बताना होता है, नॉर्मेलिटी के टर्म में। ठीक है ना, जब अपने से पूछ लिया जाए कि आपको एक ए का फिक्स अमाउंट दे दिया जाएगा, अब इसके फिक्स अमाउंट के साथ जो दूसरा वाला सब्सटेंस है उसका हमें कितनी मात्रा में इसके साथ वो रिएक्ट करेगा, तो जब हमें दूसरे वाले का जो कंसंट्रेशन बताना होगा, यानी कि कितनी सांद्रता का अपने को दूसरा वाला सब्सटेंस जो है वो लेना पड़ेगा, तो वो हमें किसके टर्म में बताना पड़ेगा, नॉर्मेलिटी के टर्म। क्लियर हो गया। तो ये बात समझ में आ गई कि एक्चुअली में नॉर्मेलिटी है क्या। तो नॉर्मेलिटी भी एक प्रकार का सॉल्यूशन का सांद्रता यानी विलयन की सांद्रता बताने का क्या है, टर्म है, जैसे मोलैरिटी और मोलैलिटी बता रहे थे। लेकिन मोलैरिटी और मोलैलिटी में सिर्फ इतनी बात पता चलती है कि 1 लीटर सॉल्यूशन में कितना मोल सॉल्यूट अपने पास है, या 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में कितना मोल सॉल्यूट अपने पास प्रेजेंट है। लेकिन यही बात अगर अपन को रिएक्शन में पूछ लिया जाए, अभिक्रिया में, कि इसका एक सब्सटेंस ए है उसका फिक्स अमाउंट दूसरे वाले सब्सटेंस से कितने अमाउंट के साथ वो क्या है करेगा, रिएक्ट करेगा, तो जहाँ रिएक्शन वाली बात आ जाएगी, तो अपने को जब दूसरे वाले सब्सटेंस का कंसंट्रेशन यानी सांद्रता जब बताना होगा, तो रिएक्शन से रिलेटेड बात है, इसलिए इसको किसके टर्म में बताना पड़ेगा, नॉर्मेलिटी के टर्म में। इतना क्लियर हो गया। तो अब चलिए समझते हैं कि नॉर्मेलिटी के टर्म में हम रिएक्शन वाले जो जितने भी क्वेश्चन होते हैं उनका कंसंट्रेशन यानी सब्सटेंस का कंसंट्रेशन नॉर्मेलिटी के टर्म में अपन क्यों बताते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं नॉर्मेलिटी का डेफिनेशन क्या है, यानी नॉर्मेलिटी की परिभाषा क्या बताई जाती है, या सूत्र वगैरह क्या बताया जाता है। तो इसमें ये बोला जाता है कि जो नॉर्मेलिटी होती है वो क्या कहा जाता है नॉर्मलता के बारे में, कि सॉल्यूशन यानी विलयन के 1 लीटर आयतन में, सॉल्यूशन यानी कि विलयन के 1 लीटर आयतन यानी कि वॉल्यूम में उपस्थित यानी प्रेजेंट सॉल्यूट यानी विलेय के ग्राम तुल्यांक संख्या, ग्राम तुल्यांक संख्या, ग्राम इक्विवेलेंट नंबर को क्या कहते हैं, नॉर्मेलिटी कहते हैं। क्लियर हो गया। क्या डेफिनेशन बोली जाती है कि विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांक की संख्या को ही क्या कहते हैं, नॉर्मेलिटी। ठीक है, अगर इसका अपन फॉर्मूला बनाएंगे तो नॉर्मेलिटी का क्या होता है, नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला, इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एन से रिप्रेजेंट करते हैं। और नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला क्या बोला कि विलयन के 1 लीटर आयतन में, यानी कि 1 लीटर यानी पर लीटर में, तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम लीटर में कहाँ आएगा, नीचे, और विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय यानी सॉल्यूट के ग्राम तुल्यांक की जो संख्या होती है, ग्राम इक्विवेलेंट नंबर, ठीक है ना, यानी कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट यानी कि विलेय के ग्राम तुल्यांक की संख्या को ही क्या कहते हैं, नॉर्मेलिटी। क्लियर हो गया। तो ये जो डेफिनेशन बताया गया है, तो अपने इस डेफिनेशन में, अच्छा अगर इसका यूनिट पूछ लिया जाए तो आपको यूनिट क्या बोलोगे इसका, नॉर्मेलिटी का, तो ऊपर क्या है ग्राम इक्विवेलेंट और नीचे क्या है वॉल्यूम लीटर में, तो क्या बोलोगे, ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन लीटर। इसका यूनिट क्या बन जाएगा, ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन लीटर। जैसे मोलैरिटी का क्या होता है, ऊपर सॉल्यूट का मोल रहता है तो मोल अपॉन लीटर होता है, मोल पर लीटर। मोलैलिटी का अगर बात किया जाए तो ऊपर सॉल्वेंट यानी सॉल्यूट यानी विलेय का क्या होता है, मोल, तो यानी मोल अपॉन में सॉल्वेंट का किलोग्राम में मास, तो मोल पर किलोग्राम। ठीक उसी तरीके से यहाँ इसके फॉर्मूले में क्या बोला गया, सॉल्यूशन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांक की संख्या, यानी वॉल्यूम का 1 लीटर आयतन में प्रेजेंट वॉल्यूम, सॉल्यूशन के 1 लीटर वॉल्यूम में प्रेजेंट सॉल्यूट के नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट को नॉर्मेलिटी बोलते हैं। तो ऊपर नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, तो क्या लिखेंगे अपन, ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर, इसका क्या बन जाएगा, यूनिट। क्लियर। तो ये तो फॉर्मूला बनाया गया या नॉर्मेलिटी का डेफिनेशन बनाया गया। अब बात ये आती है कि ये ग्राम इक्विवेलेंट जो है ये क्या है, तो यही सबसे बड़ा खेल है इसी का, रिएक्शन में जो ग्राम इक्विवेलेंट होता है वो इसी का मेन रोल होता है। जितने अभिक्रियाएं जो होती हैं एसिड बेस से रिलेटेड जो अभिक्रियाएं होती है, रिएक्शन होती है, वहाँ पे इसी का मेन रोल है। इसलिए नॉर्मेलिटी का जो डेफिनेशन बनाया गया है वो इसी के फॉर्म में बनाया गया है। क्लियर। तो अब चलिए अपन ग्राम इक्विवेलेंट के बारे में पहले समझते हैं कि एक्चुअली में ये है क्या। ठीक है ना, जब अपन को ये समझ में
आ जाएगा कि ये है क्या और इसका रिएक्शन में क्या रोल है, तो नॉर्मेलिटी का जो फॉर्मूला बनाया गया है ये भी आपको समझ में आ जाएगा कि इस फॉर्म में नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला क्यों बनाया गया है। क्लियर? ठीक है, तो चलिए समझते हैं कि ग्राम इक्विवेलेंट है क्या। तो हम पहले यहाँ पे नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला अपन लिख लेते हैं, n इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, यानी कि विलियन का लीटर में आयतन उपस्थित विलेय के ग्राम इक्विवेलेंट की संख्या। ठीक है ना, तो समझते हैं कि इक्विवेलेंट क्या है अपना। ठीक है ना, तो ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है, तो एक्चुअली में ये जो हम लिख रहे हैं ग्राम इक्विवेलेंट यानी कि ग्राम तुल्यांक, तो ये है क्या चीज और इसका रिएक्शन में क्या रोल है। ठीक है, तो देखो एक्चुअली में ये किसी भी सब्सटेंस का यानी कोई भी पदार्थ जो होता है, अपने पास कोई भी पदार्थ, जो भी आपको पदार्थ यानी जो भी आपको मॉलिक्यूल या एलिमेंट या कंपाउंड दे रखा है, तो उसके अंदर रिएक्शन की कितनी कैपेसिटी है, रिएक्शन करने की उसकी कैपेसिटी यानी उसकी रिएक्टिविटी, या ये बोल सकते हो कि उसके अंदर कितनी कैपेसिटी है, वो आपको ग्राम इक्विवेलेंट से पता चलता है। ये जो ग्राम इक्विवेलेंट होता है ये एक्चुअली में क्या होता है, किसी भी सब्सटेंस की रिएक्टिविटी या कैपेसिटी के बारे में बताता है, यानी कि क्षमता कि उसके अंदर यानी सब्सटेंस के अंदर रिएक्शन करने का, जो दूसरा सब्सटेंस आपको दिया जाएगा जिसके साथ उसको रिएक्ट कराया जाएगा, तो उसके साथ इसका रिएक्शन करने की कितनी क्षमता है, ये क्या किया जाता है, ग्राम इक्विवेलेंट बताता है। तो कुछ कनेक्शन जुड़ रहा है ना रिएक्शन से रिलेटेड। नॉर्मेलिटी रिएक्शन के लिए होता है, एसिड बेस रिएक्शन जो होते हैं वहाँ पे जब हमें सब्सटेंस या किसी भी पदार्थ का अपने को कंसंट्रेशन बताना होगा तो नॉर्मेलिटी के टर्म बताना पड़ेगा। तो नॉर्मेलिटी के फॉर्मूले में अपना क्या है, ग्राम इक्विवेलेंट, और ग्राम इक्विवेलेंट है क्या, रिएक्शन करने की क्षमता, यानी कोई भी सब्सटेंस आपको जो दिया गया जिनके बीच में रिएक्शन कराने के लिए बोला गया है, तो उनका एक दूसरे के साथ रिएक्शन करने की कितनी क्षमता है वो किससे पता चलता है, ग्राम इक्विवेलेंट। क्लियर हो गया, कोई डाउट कि ये बताता क्या है। अब बात ये करते हैं कि ये जो क्षमता है, इसकी रिएक्शन करने की जो क्षमता यानी जो कैपेसिटी है, वो किस आधार पे बताई जाती है कि उस सब्सटेंस के पास रिएक्शन करने की कितनी कैपेसिटी है। तो वो कैसे बताया जाता है, तो जो भी सब्सटेंस है, हमको जो भी सब्सटेंस यानी जो भी पदार्थ दिया गया है, सब्सटेंस यानी कि पदार्थ, तो ये सब्सटेंस जो है कितनी मोल हाइड्रोजन, कितने में, क्या बोला मैंने, कैपेसिटी कैसे बताई जाती है, क्षमता की बात कर रहा हूँ अपन कि इसकी किसी भी सब्सटेंस की जो कैपेसिटी होती है यानी रिएक्शन करने की, एसिड बेस रिएक्शन से रिलेटेड है, तो एक पदार्थ का या किसी भी पदार्थ का रिएक्शन करने की कैपेसिटी जो होती है वो किसके आधार पर बताई जाती है, तो जिस भी सब्सटेंस की हम बात कर रहे हैं, जिस सब्सटेंस की कैपेसिटी की, तो वो कितने मोल हाइड्रोजन प्लस आयन को रिप्लेस, रिड्यूस कर सकता है या ऐड कर सकता है। समझ में आए, मतलब जब हम एक सब्सटेंस को दूसरे सब्सटेंस के साथ रिएक्ट कराएंगे, तो जो ये सब्सटेंस है जिसकी कैपेसिटी आपको बताना है कि इसकी कैपेसिटी कितनी है, तो ये बताया जाता है कि वो सब्सटेंस जिसके साथ रिएक्शन कर रहा है, तो जितनी मात्रा में आपने उस सब्सटेंस को ले रखा है, जितनी मात्रा में हमने आपको ये सब्सटेंस दे रखा है, ये उतनी मात्रा में कितने मोल हाइड्रोजन प्लस आयन को क्या कर सकता है, ये रिड्यूस कर सकता है। मतलब दूसरे वाले सब्सटेंस के पास अगर हाइड्रोजन प्लस आयन है, तो जितनी हमने मात्रा आपको एक सब्सटेंस की दे रखी है, तो ये जब दूसरे वाले सब्सटेंस के साथ रिएक्ट करेगा, तो कितने मोल हाइड्रोजन प्लस आयन उसके क्या कर सकता है, वो निकाल सकता है। जैसे मान लो हमारा एक सब्सटेंस, जैसे ये ए है और ये बी है, ये सी है, ये मान लो आपका क्या है, एसिड है, और ये क्या है, बेस है, ये क्या है, बेस है। अब ये दोनों आपस में मिलके कोई कंपाउंड मान लो क्या कर रहे हैं, बना रहे हैं। ठीक है ना, तब जैसे एसिड है और ये बेस है, तो एसिड के पास हाइड्रोजन प्लस आयन होते हैं, अब बेस के पास हाइड्रोक्साइड आयन होते हैं। तो एसिड जो होता है, जब इसकी कैपेसिटी बतानी होगी, तो कैसे बताएंगे कि ये एसिड जो है वो बेस को कितने हाइड्रोजन प्लस आयन दे सकता है, जितनी मात्रा हमने आपको दे रखी है उतनी मात्रा में ये कितने मोल हाइड्रोजन प्लस आयन जो है वो इसको दे सकता है।
या इसी को ऐसे बोल सकते हैं कि ये जो बेस है वो कितनी मात्रा में एसिड के हाइड्रोजन प्लस आयन, कितने मोल एसिड से हाइड्रोजन प्लस आयन वो क्या कर लेगा, निकाल लेगा। ये इनकी कैपेसिटी कहलाती है। यानी कि किसी भी सब्सटेंस का एसिड बेस रिएक्शन में, अम्ल क्षार की अभिक्रिया में जो सब्सटेंस होती है उसका कैपेसिटी यानी रिएक्शन करने की क्षमता जो बताई जाती है वो कैसे बताई जाती है, तो जितनी मात्रा आपको दे रखी है उसके उतने में से ये कितने मोल हाइड्रोजन प्लस आयन क्या कर सकता है, रिड्यूस कर सकता है या ऐड भी कर सकता है। जैसे ये हाइड्रोजन प्लस आयन निकलेगा, ये अपना हाइड्रोजन प्लस आयन क्या करेगा, निकालेगा और उसके साथ रिएक्ट करके उसको क्या करेगा, न्यूट्रल करेगा उसके हाइड्रोक्साइड आयन के साथ मिलकर। एसिड बेस रिएक्शन पता है ना, एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है, सॉल्ट और वाटर। तो जो अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करके लवण और पानी बना रहे हैं तो लवण जो होता है वो न्यूट्रल होता है। तो हमने जितनी मात्रा में आपको एसिड दे रखी है तो वो उतनी मात्रा में कितने हाइड्रोजन प्लस आयन क्या कर सकता है, सामने वाले को दे सकता है, ये उसकी कैपेसिटी कहलाएगी। अब वो मोल में तो कितने मोल हाइड्रोजन प्लस आयन। तो आ गया समझ में कुछ कनेक्शन की कैपेसिटी जो होती है उसका कैसे किया जाता है। क्लियर हो गया, कोई डाउट? ठीक है, तो अब समझते हैं कि जो ग्राम इक्विवेलेंट होता है, यानी ये इस पॉइंट को पकड़ के रखिएगा कि कितने मोल हाइड्रोजन प्लस आयन रिप्लेस कर सकता है या ऐड भी कर सकता है, दोनों हो सकता है। जैसे ये क्या कर रहा है, अपना हाइड्रोजन प्लस आयन निकाल रहा है और इस पे क्या कर रहा है, इसको दे रहा है, तो ये कितना मोल हाइड्रोजन प्लस आयन निकाल रहा है, या ये बोल सकते हैं कि ये कितने मोल हाइड्रोजन प्लस आयन ले रहा है। दोनों की एक ही तरीके, बोलने का तरीका अलग अलग है, बाकी काम दोनों का वही चीज है। तो किसी भी सब्सटेंस की कैपेसिटी कैसी बताई जाएगी कि कितना हमने अमाउंट दे रखा है आपको हाइड्रोजन प्लस आयन का, सॉरी सब्सटेंस का, वो कितने मोल हाइड्रोजन प्लस आयन क्या कर सकता है, वो रिप्लेस कर सकता है, रिड्यूस कर सकता है या फिर ऐड कर सकता है। ठीक है, तो जब हमको ये पता चल गया कि इसकी कैपेसिटी किस आधार पे बताई जाती है सब्सटेंस की, तो अब अपन इसके इसी के आधार पे हम ये समझते हैं कि ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या बनाया जाता है। ठीक है, समझ गए? तो चलिए समझते हैं कि ग्राम इक्विवेलेंट एक्चुअली में तुल्यांकी भार जो होता है इसको क्या बोलते हैं, तुल्यांकी ग्राम तुल्यांक या तुल्यांकी भार। तो इक्विवेलेंट वेट कैसे, ग्राम इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला क्या होता है, यानी कि ग्राम तुल्यांकी भार का फॉर्मूला क्या बनाया जाता है। तो ये एक्चुअली में क्या है, कैपेसिटी है। क्या है ये, कैपेसिटी है। तो जैसे अगर हमको कोई भी सब्सटेंस दिया गया है तो पहले तो ये देख लो कि उसके पास जो मोल है, मतलब कि मोलर मास जो होता है उसका, पहले जो भी बातें की जाती हैं वो उसके मेन मोलर मास से की जाती है, फिर उसके बाद आगे की बातें की जाती है कि आपको कितना अमाउंट दिया गया है, फिर उसमें बताना पड़ता है कि ये कितना मोल हाइड्रोजन दे सकता है। लेकिन सबसे पहले जो बेसिक बात होती है वो कहाँ पे होती है, उसके मोलर मास में। तो सबसे पहले हमको क्या जाना पड़ेगा, जिस भी सब्सटेंस का ग्राम इक्विवेलेंट आपको बताना है वेट, तुल्यांकी भार, तो पहले उसके मोलर मास के पास जाओ। ठीक है ना, यानी कि उसका आणविक जो मोलर मास है, ठीक है ना, मोलर द्रव्यमान जो होता है, तो इसके मोलर द्रव्यमान को क्या करो, हमने क्या बोला कि कैपेसिटी है ना, ये क्या बताता है उस सब्सटेंस की कैपेसिटी। अब कैपेसिटी किस आधार पर बताया जाता है कि कितने मोल हाइड्रोजन प्लस आयन या हाइड्रोजन प्लस आयन क्या कर सकता है, जोड़ सकता है या फिर निकाल सकता है, दे सकता है। ठीक है ना, तो जो हाइड्रोजन प्लस आयन किसी भी सब्सटेंस का जो ये नंबर ऑफ हाइड्रोजन प्लस आयन ये जो होता है, तो जैसे ये इसके पास, जैसे एसिड के पास जितने हाइड्रोजन प्लस आयन होंगे वो उतना दे सकता है। अब बेस की अगर बात करें तो ये कितना हाइड्रोजन प्लस आयन ले सकता है, जितना उसके पास हाइड्रोक्साइड माइनस आयन होगा। समझ गए? तो ठीक है, तो यानी कि कहने का मतलब जो कैपेसिटी बताई जाती है तो उसके मोलर मास में, मोलर मास जो होता है उसको क्या करो आप, उसकी वैलेंसी से, ये क्या है, वैलेंसी टर्म, ठीक है ना, यानी कि उसकी संयोजकता से क्या कर दो, भाग कर दो, उसकी संयोजकता से क्या कर दो, डिवाइड कर दो उसके मोलर मास को। तो ये पता चल जाएगा कि इसके अंदर कितनी कैपेसिटी है, क्षमता कितनी है। जितना ज़्यादा वो क्या करेगा, नंबर ऑफ हाइड्रोजन प्लस आयन क्या करेगा, निकालेगा, या सामने वाला जितना ज़्यादा, सामने वाले का हाइड्रोक्साइड आयन जितनी ज़्यादा मात्रा में हाइड्रोजन प्लस आयन लेगा तो वो क्या कहलाएगी, उसकी कैपेसिटी। और वही कैपेसिटी को बताने का काम जो होता है वो किस किस टर्म में बताया जाता है, तो वो होता है ग्राम इक्विवेलेंट वेट। तो क्या फॉर्मूला इसका बनाया गया, मोलर मास को, जो भी आप सब्सटेंस ले रखते हो उसके मोलर मास को उसकी वैलेंसी से क्या कर दो, डिवाइड कर दो। क्लियर हो गया? यानी कि ग्राम इक्विवेलेंट वेट, इसको किससे, ग्राम इक्विवेलेंट वेट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ई से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ई से। तो जिस भी सब्सटेंस का आपको ग्राम इक्विवेलेंट वेट पता करना है,
ग्राम तुल्यांकी भार, यानी कहने का मतलब उसकी कैपेसिटी पता करना है कि वो कितना सामने वाले को का, जैसे एसिड है तो वो सामने वाले बेस कितना अमाउंट बेस क्या कर सकता है, न्यूट्रल कर सकता है, ठीक है ना। या किसी बेस की अगर बात करें तो वो बेस जो होता है सामने वाले के एसिड को कितनी मात्रा में न्यूट्रल कर सकता है। एसिड और बेस आपस में न्यूट्रल करते हैं ना एक दूसरे को, तो कितनी मात्रा में कर सकते हैं, वो क्षमता अगर पता करना हो अपने को, तो जो भी आप सब्सटेंस ले रखे हो उसके मोलर मास को उसकी वैलेंसी, यानी कि एक मोल वो सब्सटेंस, एक मोल सब्सटेंस कितना हाइड्रोजन प्लस आयन क्या करता है, वैलेंसी जो होती है। तो वैलेंसी जो बताई जाती है वो कैसे बताई जाती है, अगर अपने पास एसिड है तो उसकी वैलेंसी जो होगी वो किससे बताई जाएगी, नंबर ऑफ हाइड्रोजन प्लस आयन से। अगर अपने पास क्या है, बेस है, तो इसकी वैलेंसी किससे बताई जाएगी, नंबर ऑफ हाइड्रोक्साइड माइनस आयन से, है ना भाई। एसिड के पास जितने एक मोल आपको जो भी सब्सटेंस दिया गया है उसका एक मोल लो और उसके एक मोल में कितने हाइड्रोजन प्लस आयन है वो देख लो, तो उसकी वैलेंसी जो होगी वो नंबर ऑफ हाइड्रोजन से बताई जाएगी एसिड की। ऐसे बेस की जो वैलेंसी बताई जाएगी वो किसके बेस पे बताई जाएगी, नंबर ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन से, क्योंकि इसकी कैपेसिटी ये कितना हाइड्रोजन प्लस आयन ले सकता है ये किस पर डिपेंड करेगा, नंबर ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन पे, ठीक है ना। जितने हाइड्रोक्साइड आयन होंगे उतने वो हाइड्रोजन प्लस आयन क्या कर सकता है, ले सकता है। क्लियर, ठीक। और अगर मान लो अपने पास कोई सॉल्ट आ गया, यानी कि लवण हो गया, कोई लवण अगर आ गया, तो फिर इसमें क्या करेंगे अपन, इसका क्या करते हैं, इसमें नंबर ऑफ पॉजिटिव आयन या फिर निगेटिव आयन की संख्या देखते हैं। क्लियर हो गया, ठीक है। कि किसी भी सब्सटेंस का इक्विवेलेंट वेट जो होता है वो कैसे बताया जाता है, तो उसके मोलर मास को उसकी वैलेंसी से आप क्या कर दो, डिवाइड कर दो, तो ये पता चल जाएगा कि उस सब्सटेंस की जो कैपेसिटी है रिएक्शन करने की वो कितनी है, तो ये इक्विवेलेंट वेट से पता करते हैं। तो इसीलिए नॉर्मेलिटी के फॉर्मूले में जो हमने बोला था कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट होता है, तो नॉर्मेलिटी के टर्म में जब कंसंट्रेशन हम किसी भी सॉल्यूशन का नॉर्मेलिटी के फॉर्म में बताते हैं, तो इसलिए इसके फॉर्मूले में अपना क्या आया है, इक्विवेलेंट वेट, यानी कि तुल्यांकी भार। क्योंकि रिएक्शन उसकी कैपेसिटी पर ही आधारित होती है कि वो जो रिएक्शन करेगा तो उसके अंदर कितनी क्षमता है रिएक्शन करने की, वो उसके कहाँ से पता चलेगा, इक्विवेलेंट वेट से, क्योंकि यही क्या बताता है, उसकी कैपेसिटी। तो चलिए अब ये तो समझ गए हम कि किसी भी सब्सटेंस का रिएक्शन की कैपेसिटी कैसे निकालेंगे या कैसे पता करेंगे, तो इसका मतलब सीधा सीधा से कनेक्शन है कि उसकी कैपेसिटी यानी क्षमता अगर पता करना है तो आप क्या निकालो, उसका ग्राम इक्विवेलेंट वेट, वहीं से पता चलता है कि उसकी कैपेसिटी कितनी होगी, है ना। तो क्या फॉर्मूला है, ई इक्वल टू उसके मोलर मास को उसकी वैलेंसी से डिवाइड कर दो। अब वैलेंसी के टर्म में हमने क्या बोला था कि जो कैपेसिटी होती है वो कैसे दिखा बताया जाता है, तो वो कितनी ज़्यादा मतलब कि जो भी अमाउंट है सब्सटेंस का उतने अमाउंट में वो कितने मोल हाइड्रोजन प्लस आयन क्या कर सकता है, दे सकता है, या सामने वाला कितने मोल हाइड्रोजन प्लस आयन ले सकता है। तो जैसे एसिड है तो उसका तो हाइड्रोजन प्लस आयन से ही पता चल जाएगा, लेकिन जो बेस होगा उसकी वैलेंसी आप कैसे लिखोगे, नंबर ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन से, क्योंकि जितने उसके पास हाइड्रोक्साइड आयन होंगे उतने ही वो हाइड्रोजन प्लस आयन क्या कर सकता है, ले लेके न्यूट्रल हो सकता है, यानी उदासीन हो सकता है, ठीक है। लेकिन अगर सॉल्ट फंस गया तो उसका कैसे बताएंगे, नंबर ऑफ पॉजिटिव आयन या निगेटिव आयन से, क्योंकि उसके पास हाइड्रोजन प्लस आयन और माइनस आयन तो होता नहीं है। तो इसकी वैलेंसी कैसे, मतलब इसकी कैपेसिटी कैसे पता चलेगी, तो इस ये सॉल्ट जब बना था तो जो एसिड और बेस आपस में रिएक्ट किए थे तो कितने नंबर में उन्होंने हाइड्रोजन प्लस आयन एक जो है वो एसिड ने बेस को दिया था, तो जितने हाइड्रोजन प्लस आयन में कितने का प्लस होता है, 1 का। तो सीधी सी बात है कि माइनस वाले के पास जैसे जितना माइनस चार्ज होगा, जैसे मान लो अगर जो सॉल्ट में माइनस वाला है अगर उसका चार्ज -2 है तो सीधी सी बात है उसने 2 हाइड्रोजन प्लस आयन लिया होगा, है ना। अगर मान लो -1 का चार्ज है माइनस वाले में, सॉल्ट के माइनस वाले में, तो इसका मतलब उसने कितने हाइड्रोजन लिए होंगे, 1 हाइड्रोजन प्लस आयन लिया होगा। तो कुल मिला के बात वही आ हो रही, नंबर ऑफ हाइड्रोजन। तो एसिड के पास तो हाइड्रोजन प्लस आयन ही होता है, तो उसका नंबर ऑफ उसकी वैलेंसी जो होगी वो आप कहाँ से बताओगे, उसके नंबर ऑफ हाइड्रोजन प्लस आयन से ही बताएंगे। लेकिन अगर बेस हो गया अपने पास तो उसने कितने हाइड्रोजन प्लस आयन लिया होगा, उसके नंबर ऑफ, या कितना हाइड्रोजन प्लस आयन वो ले सकता है, तो उसके नंबर ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन से पता चलेगा। और अगर सॉल्ट है तो उसने कितना लिया होगा या दिया होगा, तो जितने उसके पास प्लस या माइनस का चार्ज होगा, दो में से कोई भी है, ठीक है ना। तो चलिए इसके कुछ एग्जाम्पल समझते हैं करके, कि जैसे मान लीजिए हमको एसिड के फॉर्म में, जैसे ये एसिड है तो हमको क्या दे दिया, हाइड्रोजन क्लोराइड, इसका हमें क्या निकालना है, इक्विवेलेंट वेट, यानी कि तुल्यांकी भार। अभी अपन क्या निकाल रहे हैं, इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हैं, ठीक है ना।
तो इसका इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए आपको इसका मोलर मास और इसको इसकी वैलेंसी, मोलर मास को इसकी वैलेंसी से डिवाइड कर दो। तो यहाँ पे देखो हाइड्रोजन का कितना होता है 1 और क्लोरीन का कितना होता है 35.5, तो कितना हो गया 36.5, ठीक है ना। ये हो गया इसका मोलर मास 36.5। अब बात करते हैं इसकी वैलेंसी। तो ये एसिड है, इसके पास कितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन प्लस आयन है, एक ही है, तो यानी कि इसकी वैलेंसी जो है वो 1 है, तो यहाँ रखेंगे 1, तो इसका जो इक्विवेलेंट वेट आएगा वो कितना आएगा 36.5 ही आएगा। आया समझ में कि एसिड का कैसे निकालते हैं। चलिए एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड की बात करते हैं, ये लो, ठीक है ना। अब सल्फ्यूरिक एसिड की बात करते हैं, इसका इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालेंगे। तो इक्विवेलेंट वेट निकालने का यानी तुल्यांकी भार निकालने का वही फॉर्मूला है, इसके मोलर मास को इसके वैलेंसी से क्या कर दो डिवाइड करो। तो पहले तो इसका मोलर मास निकालिए, तो मोलर मास हाइड्रोजन कितना है 2 तो कितना हो गया मास 2, सल्फर 1 है, एक सल्फर का कितना होता है 32, ऑक्सीजन 4 है, एक ऑक्सीजन का कितना होता है 16, 4 ऑक्सीजन का कितना होगा 16 चौको 64, इसको टोटल करेंगे तो कितना आएगा 4 2 4 8 और 6 3 9 98 ग्राम, कितना आएगा 98 ग्राम। अब इसकी वैलेंसी देखो, तो इसके पास कितने हाइड्रोजन है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन इसके पास 2 है ना, ठीक है ना। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। इसकी वैलेंसी है, एसिड है, अम्ल है, और अम्ल का संयोजकता यानी कि जो बताई जाती है वैलेंसी जो बताई जाती है वो कहाँ से बताई जाती है, उसके नंबर ऑफ हाइड्रोजन से। इसके पास कितने हाइड्रोजन है 2, तो इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 49, यानी सल्फ्यूरिक एसिड का जो इक्विवेलेंट वेट है वो कितना है 49 ग्राम। यहाँ पे एक चीज थोड़ा सा और ध्यान रखिएगा, अगर मान लो ये सल्फ्यूरिक एसिड हमने लिया, अब ये किसी के साथ मान लो रिएक्ट कर रहा है, तो यहाँ पे इसकी वैलेंसी 2 आप रखोगे तब जब इसने सामने वाले को अपना दोनों हाइड्रोजन क्या किया हो, हाइड्रोजन प्लस आयन दिया हो। अब मान लो कहीं ऐसा रिएक्शन आ जाता है या कहीं पे इस तरीके का रिएक्शन आता है कि ये सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो अपने दोनों हाइड्रोजन नहीं दे पाता, केवल कितने देता है 1, तो वहां पे इसकी वैलेंसी जो रखी जाएगी वो कितनी दी जाएगी 1। मतलब जो नंबर ऑफ ये जो वैलेंसी है वो कितना हाइड्रोजन प्लस आयन दे सकता है या सामने वाला कितना हाइड्रोजन प्लस आयन ले रहा है उस रिएक्शन में, क्योंकि ये रिएक्शन से रिलेटेड है ना, अभिक्रिया से रिलेटेड बात हो रही है। नॉर्मेलिटी के टर्म में किसी भी सॉल्यूशन का विलयन का कंसंट्रेशन जो बताए जाते हैं वो रिएक्शन से रिलेटेड होता है, अभिक्रिया। तो रिएक्शन में जो सब्सटेंस जितना हाइड्रोजन प्लस आयन दे या ले रहा होगा उतना ही उसकी वैलेंसी में आएगा, भले इसके पास 2 है, इसके पास 2 है, तो अगर ये दोनों दे रहा होगा तभी इसकी वैलेंसी 2 लिख लेगी। अगर मान लो इसने केवल एक, ये उस अभिक्रिया में केवल एक ही हाइड्रोजन को डोनेट कर रहा है, तो इसका मतलब इसका इक्विवेलेंट वेट जो होगा वो कितना हो जाएगा 98/1 यानी 98 ग्राम आएगा। क्लियर हो गया कि एसिड का इक्विवेलेंट वेट कैसे निकाला जाता है, ठीक है। चलिए एक आध दो एग्जांपल अपन बेस का समझते हैं कि जैसे मान लो हमारे पास कोई बेस है, तो बेस के फॉर्म में जैसे अपन क्या ले लेते हैं, क्षार के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड का ले लेते हैं। तो अब इसका इक्विवेलेंट यानी इसकी कैपेसिटी पता करते हैं कि कितना है। तो भाई इसका इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए फिर से वही इसके मोलर मास को उसकी वैलेंसी से डिवाइड कर दो, मतलब उसका 1 मोल कितने हाइड्रोजन प्लस आयन, अब एसिड है तो एसिड हाइड्रोजन प्लस आयन क्या करेगा लेता है, तो कितना हाइड्रोजन प्लस आयन ले सकता है वो किससे पता चलेगा, उसके पास उसके 1 मोल में कितने हाइड्रोक्साइड आयन प्रेजेंट है। तभी देखो इसका 1 मोलिकुलर जो फॉर्मूला लिखा हुआ है उसमें केवल कितने हाइड्रोक्साइड आयन आ रहे हैं 1, यानी इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी 1, और इसका मोलर मास कितना होगा, सोडियम का कितना होता है 23, ऑक्सीजन का 16 और हाइड्रोजन का कितना होता है 1, कितना आएगा 2 1 3 4 40, कितना हो जाएगा 40, तो 40 बटे कितना करो 40/1, तो इसका इक्विवेलेंट वेट कितना आ गया 40 ग्राम। आ गया समझ में कि बेस का कैसे निकालते हैं। चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए हमने ले लिया क्या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है CaOH का होल टाइप। अब इसकी इक्विवेलेंट वेट अगर अपने को निकालना है तो इसके मोलर मास यानी 1 मोल को मास को उसके नंबर ऑफ वैलेंसी मतलब मोल में ही आता है, यहाँ पे अपन फॉर्मूले के हिसाब से ले रहे हैं लेकिन यहाँ पे दोनों मोल ही है, ये 1 मोल मास हो गया। अब उसमें ये जैसे वैलेंसी है तो 1 तो ना हुआ है 1 मोल आ है, जैसे अपन इसके एक फॉर्मूले में 1 हाइड्रोक्साइड आयन है तो मैंने कितना लिया 1 मोल लिया हुआ, तो इसके 1 मोल मास में तो ये एक्स जो वैलेंसी थी 1 मोल हाइड्रोक्साइड आयन है ये, क्लियर हो गया ठीक है ना। तो ऐसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की बात करें तो इसके मोलर मास को नंबर ऑफ हाइड्रोक्साइड प्लस आयन से क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, तो इसका नंबर ऑफ यानी इसकी वैलेंसी जो होगी वो नंबर ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन से बताई जाएगी, है ना।
तो इसका मोलर मास, तो कैल्शियम का कितना होता है 40, ऑक्सीजन OH का होल ट्वाइस है, एक ऑक्सीजन का 16 और एक हाइड्रोजन है, तो 16 और एक 17, होल ट्वाइस 17 दूनी 34, यानी इसका मास कितना हो जाएगा 74 ग्राम। यहाँ पे लिखो 74 डिवाइडेड बाई इसकी वैलेंसी, ये कितने हाइड्रोजन प्लस आयन ले सकता है, जितना इसके पास हाइड्रोक्साइड आयन होगा। हाइड्रोक्साइड आयन इसके पास कितने हैं 2 थोड़ी, यानी इसको 2 से डिवाइड करो, तो इसका जो आएगा इक्विवेलेंट वेट वो कितना आएगा 2 3 6 2 7 14 37 ग्राम आएगा। तो समझ गए कि बेस का इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हैं, कोई डाउट? ठीक है, चलिए आगे समझते हैं। साल्ट का एग्जांपल ले लेते हैं एक आध दो ठो। जैसे मान लीजिए हमको दे दिया क्या, सोडियम क्लोराइड, ये अब इसका इक्विवेलेंट वेट अपने को बताना है, तो इसका इक्विवेलेंट वेट क्या होगा, फिर से वही इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू मोलर मास अपॉन वैलेंसी। तो इसका मोलर मास कितना है, एक सोडियम का कितना होता है 23 ग्राम, और क्लोरीन का कितना होता है 35.5 होता है, तो इसका कितना है 5 3 8 2 1 2 3 5 58.5, इसका मोलर मास कितना हो गया 58.5। अब बात करते हैं इसकी वैलेंसी। तो क्षमता, तो ये क्षमता कैसे पता चलती है कि किसी भी सब्सटेंस का जो रिएक्शन करने का कैपेसिटी है वो कितना है, तो कितने मोल वो हाइड्रोजन प्लस आयन दे या ले सकता है। यहाँ पे तो दोनों ही नहीं है, ना हाइड्रोजन प्लस आयन है ना हाइड्रोक्साइड माइनस आयन है, तब कैसे पता करोगे? तो ये वही बात है, इसको ऐसे पता करते हैं कि ये जब सोडियम क्लोराइड बना है, तो जैसे एक सोडियम है और क्लोरीन, तो जैसे ये क्लोरीन माइनस आयन है, तो इसने कितना हाइड्रोजन प्लस आयन लिया होगा। जैसे ये एसिड और बेस आपस में मिलकर ये सॉल्ट बनाए हैं, अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, लवण बनाते हैं, ठीक है ना। जैसे मान लो हमने बोला हाइड्रोजन क्लोराइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये एसिड और ये बेस है, ये आपस में रिएक्ट करके क्या बनाए, सोडियम क्लोराइड ये प्लस पानी H2O, ये बना। तो इसने इस यहाँ पे ये जो हाइड्रोक्साइड आयन है उसने कितने हाइड्रोजन प्लस आयन को लिया, और इसको क्या, ये दोनों आपस में न्यूट्रल हो गए, तो एक हाइड्रोक्साइड आयन ने एक ही हाइड्रोजन लिया। तो वो कैसे पता चला भाई, इसके ये तो जो साल्ट बना है, जैसे इसका सॉल्ट क्या बना, इसका Na प्लस और Cl माइनस आयन ये आपस में मिलके क्या बना लिया, सोडियम क्लोराइड। तो जैसे ये Cl माइनस, जो Cl है इसके पास जितना चार्ज होगा माइनस वाला, यानी निगेटिव वाला जितने का चार्ज होगा उतने ही ना उसने नंबर ऑफ हाइड्रोजन रखा होगा, समझ गए? ठीक है ना। तो सॉल्ट जब अपने को तैयार होता है, यानी जब लवण की बात होती है, तो उसका जो वैलेंसी बताया जाता है वो किसके बेस पे बताया जाता है, इसके पास जितने माइनस आयन होंगे या जितने प्लस आयन होंगे, क्योंकि फॉर्मूले में जितना माइनस का चार्ज होता है उतना ही प्लस का भी होता है। और नंबर ऑफ हाइड्रोजन प्लस आयन जो पता चलता है वो कहाँ से पता चलता है कि जो माइनस वाला है उसके पास कितने का माइनस चार्ज है। अभी जैसे यहीं पे अपन मान लेते हैं, अब जैसे मान लो अपने पास सॉल्ट आता कैल्शियम क्लोराइड, क्या होता है कैल्शियम क्लोराइड, तो इस वाले के पास फॉर्मूले में कैल्शियम में +2 का चार्ज है और क्लोरीन 2 ठो है और एक ठो क्लोरीन में -1। तो इसका मतलब जब ये रिएक्शन करेगा ना, तो ये 2 ठो हाइड्रोजन प्लस आयन को लेके क्या हुआ होगा, सॉल्ट बना होगा। जो बेस है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जैसे ये कैल्शियम है, तो इसने ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जैसे इसका बेस बनाएंगे तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होल ट्वाइस, इसको एसिड के साथ मान लो रिएक्ट कराता हूँ हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ, ये कैल्शियम यहाँ से कितने क्लोरीन लिया हो, कितने ये कैल्शियम का इसके अंदर कितने हाइड्रोक्साइड आयन है 2, तो इसको पूरी तरीके से न्यूट्रल करने के लिए कितने हाइड्रोजन लेने पड़ेंगे, 2 ठो हाइड्रोजन प्लस आयन। अब ये 2 ठो हाइड्रोजन प्लस आयन है, ये अपन साल्ट को देख के कैसे पता करेंगे, तो हमारे पास जितने क्लोरीन होंगे, क्लोरीन मतलब जितने पास माइनस वाले के पास जितना चार्ज होगा, तो जैसे यहाँ पे कैल्शियम क्लोराइड है, तो माइनस वाले पर इसमें क्या 2 ठो है, एक क्लोरीन में -1 का होता है, 2 ठो है तो कितने माइनस चार्ज हो गए 2 ठो। इसका मतलब ये जो सॉल्ट बना है, तो इसका जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, इसने एसिड से 2 हाइड्रोजन क्या किए होंगे, लिए होंगे, और ये क्या हुआ है, जाके सॉल्ट बनाया है कैल्शियम क्लोराइड। ठीक है, क्लियर हो गया। तो यानी कि कुल मिला के अगर देखा जाए तो अपन डायरेक्ट सॉल्ट का जो बताएंगे कि सॉल्ट का जो वैलेंसी होता है यानी लवण का, वो कैसे बताते हैं, तो नंबर ऑफ माइनस आयन या नंबर ऑफ प्लस आयन। तो सीधी सी बात है, इसके पास नंबर ऑफ माइनस आयन कितने हैं, एक ही तो है, क्लोरीन एक तो है और क्लोरीन में -1 का चार्ज होता है, एक ही है, यानी यहाँ पे वैलेंसी कितनी आएगी 1, तो इसका इक्विवेलेंट वेट कितना हो जाएगा 58.5। समझ गए? ऐसे कैल्शियम क्लोराइड की अगर बात करें, तो कैल्शियम क्लोराइड का देखो, कैल्शियम का मास कितना होता है 40 और क्लोरीन का कितना होता है 35.5, कै ठो है 2 ठो है, मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा 40 प्लस इसका करेंगे तो 35 और 35 कितना हो जाता है 70 0.5 यानी 71 मल्टीप्लाई कर देंगे तो अब इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा 111। ठीक है, क्लियर। अब इसका अगर इक्विवेलेंट वेट पता करना है
तो इसके नंबर ऑफ प्लस साइन या माइनस साइन से डिवाइड कर दो। तो इसके पास अगर प्लस साइन से करोगे तो कैल्शियम के पास +2 है, माइनस से करोगे तो 2 क्लोरीन है, एक क्लोरीन में -1 का, तो 2 है तो -2, यानी दोनों में किसी से भी कर सकते हो, आएगा वही। तो 2 से डिवाइड कर देंगे, तो 2 से डिवाइड करेंगे इसको तो कितना आएगा, 2 पंचे 10, फिर 2 पंचे 10, फिर 2 पंचे 10, 55.5 ग्राम कैल्शियम क्लोराइड का क्या आ गया, इक्विवेलेंट। तो समझ में आ गया कि अपन को इक्विवेलेंट वेट जो है वो कैसे निकाला जाता है। क्लियर हो गया, कोई डाउट? अब बात आती है हमारे फॉर्मूले में क्या है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। क्या है अपने पास, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। तो यहाँ तक तो कहानी समझ में आ गई कि जो फॉर्मूला है अपने पास नॉर्मेलिटी का, तो नॉर्मेलिटी की बात कहाँ की जाती है, जहाँ रिएक्शन चलते हैं वहाँ कि कितनी मात्रा हमको जरूरत पड़ेगी सब्सटेंस की एक दूसरे से रिएक्ट करने की। तो जब वहाँ पे अपन को कंसंट्रेशन बताना होगा तो किसके टर्म में बताना पड़ेगा, नॉर्मेलिटी के टर्म में। क्यों? क्योंकि वहाँ रिएक्शन की बात हो रही है। अब जिस सब्सटेंस की, तो रिएक्शन की जब बात हो रही है तो ये पता होना चाहिए ना कि कौन से सब्सटेंस के पास रिएक्शन करने की कितनी कैपेसिटी है, तभी तो अपन पता कर पाएंगे कि किस सब्सटेंस को कितनी मात्रा में हमको लेना पड़ेगा, तब जाके वो पूरा पूरा क्या कर ले, रिएक्ट कर ले। ठीक है ना? तो यानी यहाँ पे रिएक्शन में किसका रोल आ गया, उसकी कैपेसिटी का। अब किसी भी सब्सटेंस की कैपेसिटी जो बताई जाती है वो किसके फॉर्म में बताई जाती है, इक्विवेलेंट वेट के फॉर्म में बताई जाती है। इसलिए इसके फॉर्मूले में क्या है, इक्विवेलेंट कंसंट्रेशन। जब सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन नॉर्मेलिटी की टर्म बताएंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, इक्विवेलेंट। तो अब इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हैं ये क्लियर हो गया। किसी का भी अगर अपने को पता करना है किसी सब्सटेंस का कि उसका इक्विवेलेंट वेट कितना आएगा, तो उसके 1 मोल मास को उसके एक मोल में जितना उसके पास प्रेजेंट होता है, तो वो कैसे पता करेंगे, जो फॉर्मूला है वहीं से देखते हैं। ठीक है ना? तो वैलेंसी कैसे बताई जाएगी, एसिड की वैलेंसी नंबर ऑफ हाइड्रोजन प्लस आयन, बेस की वैलेंसी नंबर ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन से, और सॉल्ट का नंबर ऑफ पॉजिटिव आयन ले लो या निगेटिव आयन। तो जिस भी सब्सटेंस का इक्विवेलेंट वेट निकालना है उसके मोलर मास को उसकी वैलेंसी से क्या कर दो, डिवाइड कर दो। तो इससे ये पता चलता है कि उसके अंदर कितनी कैपेसिटी है रिएक्शन करने की। जो जितना ज़्यादा हाइड्रोजन प्लस आयन या हाइड्रोक्साइड आयन जिसके पास होंगे, वो उसकी कैपेसिटी जो है वो उतनी ही क्या होगी, ज़्यादा होगी। क्योंकि जिसके पास जितने ज़्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन प्लस आयन होंगे, जिसके पास जितने ज़्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन होंगे, वो उतना ही ज़्यादा हाइड्रोजन प्लस आयन या हाइड्रोक्साइड माइनस आयन क्या कर सकते, दे सकता है। तो जिस भी सब्सटेंस के 1 मोल में जितने ज़्यादा उसके पास वैलेंसी होगी, उसकी कैपेसिटी उतनी ज़्यादा होगी। तो ऐसे भी बोल सकते हैं कि जो इक्विवेलेंट वेट होता है वो मतलब कि जो वैलेंसी होता है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल, जितना ज़्यादा उसकी वैलेंसी होगी, ठीक है ना, उसकी रिएक्टिविटी उतनी ज़्यादा होगी, और उसका इक्विवेलेंट वेट उतना कम आएगा। यानी इक्विवेलेंट वेट जिसका जितना कम आता है उसकी रिएक्टिविटी उतनी ज़्यादा होती है, मतलब वो उतना ही ज़्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन प्लस आयन क्या कर रहा है, ले रहा है। तो क्लियर हो गया, कोई डाउट इक्विवेलेंट वेट में? चलिए अब बात करते हैं नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट क्या है, जो अपन नॉर्मेलिटी के फॉर्मूले में जो ऊपर रखा हुआ है। तो देखो जैसे हमने क्या निकाला था, नंबर ऑफ मोल। क्या निकालते हैं जब भी अपन किसी भी सब्सटेंस का नंबर ऑफ मोल निकालते हैं, तो मोल को निकालने के लिए क्या करते हैं, उसके मोलर मास को, सॉरी मतलब कि किसी भी सब्सटेंस का, अच्छा हमने क्या पर जो मोल पढ़े थे, अब जैसे नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट पता करना है कि हमको जो सब्सटेंस दिया गया है, समझना क्या बोल रहा हूँ, इक्विवेलेंट वेट क्लियर हो गया ना। अब ये बताना है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, यानी कि ग्राम तुल्यांक की संख्या। अब अपन को क्या बात करना है, ग्राम तुल्यांक की संख्या कैसे निकालते हैं, ठीक है ना। तो ये कैसे पता करेंगे, तो देखो जैसे आप मोल निकालते थे, नंबर ऑफ मोल, तो पहले हमको एक सब्सटेंस दे दिया जाता था कि हम, जैसे मान लो कि आपको कुछ अमाउंट दे दिया जाएगा, तो नंबर ऑफ मोल निकालने के लिए क्या करते थे, जितना भी हमको अमाउंट दिया गया है उसका जितना मास दिया गया है उसको उसके 1 मोल मास से क्या कर दो, डिवाइड कर दो, तो क्या आता है, नंबर ऑफ मोल। भाई नंबर ऑफ मोल का मतलब क्या हुआ, जैसे मान लो हमको ऑक्सीजन दिया गया, कितना दिया गया, मान लो 48 ग्राम दिया गया, हमको ऑक्सीजन कितना दिया गया, 48 ग्राम। अब ये बताना है कि इस 48 ग्राम में कितने मोल ऑक्सीजन है। तो अगर नंबर ऑफ मोल बताना है तो पहले तो ये पता होना चाहिए कि 1 मोल में कितना है, आता है ऑक्सीजन। तो एक जो आप मास याद किए हो 16 ग्राम, वो उसके 1 मोल का है। तो अब 48 ग्राम जो हमने आपको दिया है, इसमें से 16 ग्राम कितनी बार निकल जाएगा, कितनी बार आप 16-16 ग्राम क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। जितनी बार आप उससे 16-16 ग्राम निकाल लोगे, मतलब उसके पास उतने ही मोल हाइड्रोजन, सॉरी ऑक्सीजन है। तो 16 हमने 48 दिया, तो 16 से अगर आप उसको क्या करो, डिवाइड करोगे, तो 3 बार में निकलेगा, 16 में एक बार, फिर 16 दूनी 32, फिर 16 की 48,
मतलब 3 बार में पूरा ऑक्सीजन खत्म। तो जो 16 है वो उसका मोलर मास है। तो अगर हमको ये पता करना है कि जितना अमाउंट हमको दिया गया है उसमें कितने मोल हैं, तो उसके दिए गए अमाउंट को उसके 1 मोल से डिवाइड करते हैं तो नंबर ऑफ मोल पता चलता है। सेम टू सेम इसी तरीके से हमको अगर किसी भी सब्सटेंस का यानी किसी भी पदार्थ का जितना भी अमाउंट दिया जाए और उसमें ये पूछ लिया जाए कि बताओ इसमें कितना नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट है, तो जो सब्सटेंस हमको दिया गया है पहले ये देख लो कि उसका एक मतलब कि उसका इक्विवेलेंट वेट होता कितना है उस सब्सटेंस का। तो जब हमको जितना भी मास दिया जाएगा उस सब्सटेंस का यानी पदार्थ का जितनी मात्रा दी जाएगी उसको उसके एक इक्विवेलेंट वेट से क्या कर दो, डिवाइड कर दो, तो पता चल जाएगा कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कितने हैं। जैसे मोल पता करने के लिए अपन ने उसके दिए गए मास को 1 मोल से डिवाइड किया, ठीक उसी तरीके से नंबर ऑफ इक्विवेलेंट पता करने के लिए हम दिए गए द्रव्यमान को उसके एक इक्विवेलेंट वेट से डिवाइड कर देंगे, तो पता चल जाएगा कि उसके अंदर कितने इक्विवेलेंट वेट हैं। क्लियर हो गया? यानी कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट जो होता है यानी कि ग्राम तुल्यांक की जो संख्या निकाली जाती है वो कैसे निकाली जाती है? गिवन मास जितना द्रव्यमान हमको सॉल्यूट का दिया होगा उसको उसके इक्विवेलेंट से क्या वेट से क्या कर दो, डिवाइड कर दो। और ये तो पता ही होगा कि इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला क्या होता है, कैसे निकालते हैं? उसके मोलर मास को इक्विवेलेंट से डिवाइड करके। तो जरा यहाँ पे देखो थोड़ा सा एक चीज, ये देखो, ये जो गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट वेट है अपन इसको क्या लिख सकते हैं? नंबर ऑफ इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू ये जो गिवन मास है ये इक्विवेलेंट वेट को मोलर मास अपॉन उसकी वैलेंसी। तो ये वैलेंसी पलट के ऊपर चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा? चला जाएगा ना। तो W अपॉन एम इंटू क्या बचेगा? यक्स। अब ये W अपॉन एम क्या है? W अपॉन एम बाई गिवन मास अपॉन मोलर मास, नंबर ऑफ मोल क्या है? नंबर ऑफ मोल इंटू एक्स, ये हो गया नंबर ऑफ इक्विवेलेंट वेट या नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ग्राम। ग्राम तुल्यांक की जो संख्या होती है वो नंबर ऑफ मोल इंटू उसकी वैलेंसी होती है। एक्चुअली में ये जो फॉर्मूला आया है ना ये तो अभी अपन नॉर्मेलिटी का पूरा समझेंगे, पहले थोड़ा सा इक्विवेलेंट अच्छे से कंफर्म कर रहे हैं। तो ये जो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट आया है ना वो कितना आया है? नंबर ऑफ मोल यानी उस सब्सटेंस में के मोल को उसकी वैलेंसी से क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं, तो वो क्या आता है? उसका नंबर ऑफ इक्विवेलेंट। अब यहाँ पे एक बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, प्रैक्टिकल द्वारा ये पता चला है कि जब रिएक्शन होता है, जब क्या होता है? रिएक्शन होता है, ठीक है ना, अभिक्रिया होती है किसी भी दो सब्सटेंस के बीच में। अब असली कहानी समझ में आएगी कि नॉर्मेलिटी की क्या जरूरत पड़ रही है, क्यों जरूरत पड़ रही है, ठीक है ना, और उसमें ये ग्राम इक्विवेलेंट क्यों आया, ठीक है। समझिए, कोई भी रिएक्शन अगर हो रहा होता है, ठीक है, तो उस रिएक्शन में अगर हमको ये पूछ लिया जाए कि बताओ कि इसका कितना अमाउंट, एक सब्सटेंस का कितना अमाउंट दूसरे सब्सटेंस के साथ कितने अमाउंट के साथ वो रिएक्ट करेगा, तो जब तक आप उसका बैलेंस केमिकल इक्वेशन नहीं बनाओगे तब तक ये नहीं बता सकते कि एक सब्सटेंस का फिक्स अमाउंट दूसरे सब्सटेंस के कितने अमाउंट के साथ रिएक्ट करेगा। समझ में आया हमने क्या बोला? हमको जो दो सब्सटेंस या जैसे मान लो एग्जाम्पल है कि मान लेते हैं कि जैसे एक हाइड्रोजन है, ठीक है ना, ये हाइड्रोजन जो है वो नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है? अमोनिया, NH3। तो हम ये बोल रहे थे कि अगर हमको ये बोल दिया जाए कि जैसे इसका कोई भी एक अपने को अमाउंट दे दिया जाए कि हाइड्रोजन जैसे मान लो 10 ग्राम दे दिया कि 10 ग्राम हाइड्रोजन कितने ग्राम नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करके अमोनिया बनाएगा या कितना ग्राम अमोनिया बनाएगा, तो जब तक आपकी उस रिएक्शन का बैलेंस इक्वेशन नहीं बनाओगे, बैलेंस केमिकल इक्वेशन, संतुलित रासायनिक समीकरण, तब तक आप उसके बारे में नहीं बता सकते कि इसका कितना अमाउंट इसके कितने अमाउंट के साथ रिएक्ट करके कितना अमाउंट प्रोडक्ट का बनेगा। ये बात दिमाग में आई, ठीक है ना। यानी अमाउंट बताने के लिए बैलेंस केमिकल इक्वेशन तो बनाना पड़ता है। जैसे ये है तो अब इसमें देखो यहाँ पे 2 नाइट्रोजन है, यहाँ एक है, बैलेंस करने के लिए 2 का मल्टीप्लाई करो, 3 दूनी 6, इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर दो, तो ये बैलेंस हो गया। यहाँ से अब इस जब आपने इसको बैलेंस किया तब आपको पता चल रहा है कि हाइड्रोजन का 3 मोल नाइट्रोजन के 1 मोल के साथ रिएक्ट करके अमोनिया का 2 मोल प्रोडक्ट क्या कर रहा है? तैयार हो रहा है। समझे? ठीक है। तो अब हम अगर ये पूछें कि क्या आप बिना केमिकल इक्वेशन, बैलेंस केमिकल इक्वेशन बिना बनाए क्या आप ये बता सकते हैं कि किसी भी सब्सटेंस का फिक्स अमाउंट दूसरे सब्सटेंस के कितने अमाउंट के साथ रिएक्ट करेगा? पूरी तरीके से जब रिएक्शन करेगा तो इसका कितना अमाउंट, इसका एक फिक्स अमाउंट मैं आपको दे दूंगा
तो वो फिक्स अमाउंट दूसरे वाले के कितने अमाउंट के साथ रिएक्ट करेगा, ठीक है ना। बिना केमिकल इक्वेशन बनाए हम ये नहीं बता सकते हैं, लेकिन हम पूछ रहे हैं कि क्या ऐसा कोई रास्ता है कि हमें बैलेंस केमिकल इक्वेशन ना बनाना पड़े और हमको ये पता चल जाए कि इसका एक फिक्स अमाउंट जो है वो दूसरे के कितने अमाउंट के साथ रिएक्ट करेगा पूरी तरीके से। तो प्रैक्टिकल द्वारा पता चला है कि हाँ एक ऐसा तरीका है और वो है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। ये जो लिखा गया है इसमें ये बोला जाता है कि कोई भी रिएक्शन हो, कोई भी रिएक्शन, जितने भी रिएक्शन होते हैं, कोई भी रिएक्शन हो, वो हमेशा इक्वल, मतलब जो सब्सटेंस है वो हमेशा इक्वल ग्राम इक्विवेलेंट में ही रिएक्ट करते हैं। इसको दिमाग में बैठा लेना है, इक्वल ग्राम इक्विवेलेंट में ही क्या करते हैं, रिएक्शन करते हैं। आप चाहे कोई भी मोल ले लो, इनका कुछ भी मोल हो, जैसे ये इसका 1 मोल इसके 3 मोल के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो नंबर ऑफ मोल, नंबर रिएक्शन करने का जो नंबर ऑफ मोल है वो अलग अलग हो सकता है, लेकिन जो इन दोनों का ग्राम इक्विवेलेंट होगा वो दोनों का क्या होगा, इक्वल। ये ध्यान रखना है, ये प्रैक्टिकल के द्वारा पता किया गया है कि जो जितने भी रिएक्शन होते हैं उनके नंबर ऑफ मोल यानी अलग अलग मोल में वो आपस में रिएक्ट करते हैं, लेकिन जब उनका ग्राम इक्विवेलेंट देखा गया तो पता चला कि वो हमेशा इक्वल ग्राम इक्विवेलेंट में रिएक्ट करते हैं। मतलब कि इस रिएक्शन में जितने ग्राम इक्विवेलेंट हाइड्रोजन होगा उतना ही ग्राम इक्विवेलेंट क्या होगा, नाइट्रोजन भी होगा, यानी बराबर। समझ में आया, कोई दिक्कत? अभी प्रूफ भी दिखाते हैं, कह रहे पहले इसको दिमाग में अच्छे से बैठा लो कि जितने भी रिएक्शन होते हैं वो इक्वल ग्राम इक्विवेलेंट में होते हैं, जितने भी सब्सटेंस यानी रिएक्टेंट या अभिकर्मक हैं वो आपस में बराबर ग्राम तुल्यांकी भार में क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं। मतलब अगर इसका 1 ग्राम इक्विवेलेंट होगा तो ये भी 1 ग्राम ही होगा। अगर यहाँ पे इस रिएक्शन में अगर इस हाइड्रोजन का 2 ग्राम इक्विवेलेंट पार्टिसिपेट कर रहा है तो इसका भी 2 ग्राम इक्विवेलेंट ही पार्टिसिपेट करेगा, इक्वल करेगा, ग्राम इक्विवेलेंट अलग नहीं हो सकता है। क्लियर हो गया? तो कुछ कहानी समझ में आई कि नॉर्मेलिटी का रिएक्शन में क्यों ये वाला टर्म बना है, नॉर्मेलिटी के टर्म में कंसंट्रेशन सॉल्यूशन का क्यों बताया जा रहा है, क्योंकि इससे ये होगा कि हम उस रिएक्शन का हमें केमिकल इक्वेशन नहीं बनाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमको पता है कि जितने भी रिएक्शन होते हैं वो इक्वल ग्राम इक्विवेलेंट में होते हैं कि जो भी होगा। तो अब हम क्या करेंगे, पूरी कहानी हम किसके ऊपर आधारित कर लेंगे, जो भी सब्सटेंस हमको दिया गया है, जिन भी सब्सटेंस के बारे में बात हमसे कर रहा है, हम उनका सीधे सीधे कहाँ बात कर लेते हैं, ग्राम इक्विवेलेंट में। पता चल जाएगा कि इसके जब एक का निकाल लोगे तो दूसरे का ऑलरेडी पता चल जाएगा कि दूसरे वाले का कितना ग्राम मतलब कितनी मात्रा उसके साथ क्या करेगा, रिएक्ट। क्योंकि क्या बोला गया है कि जितने भी रिएक्शन होते हैं वो इक्वल ग्राम इक्विवेलेंट में होते हैं, बराबर ग्राम तुल्यांक की संख्या में रिएक्शन करते हैं ये आपस में। तो जब ये अपने को लॉजिक पता है तो हमको केमिकल इक्वेशन बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। हम किसी एक का कंसंट्रेशन पता कर लेते हैं इसके फॉर्म में, नॉर्मेलिटी के टर्म में, कि हमको जो सब्सटेंस दिया गया है तो जितना भी अपने को सॉल्यूशन दिया गया है उस सब्सटेंस का या जो भी अमाउंट दिया गया है उसमें ये पता कर लो कि कितने नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट उसके पास हैं उसमें, उसका सब्सटेंस का। तो जितना इसमें होगा उतना ही दूसरे वाला भी रिएक्ट करेगा, तो दूसरे वाले का भी अपने को पता चल जाएगा कि जिसको रिएक्शन कराना है इसके साथ उसका कितना ग्राम इक्विवेलेंट लगेगा। और जब ग्राम इक्विवेलेंट लग जाए, पता चल जाएगा, तो ये भी पता चल जाएगा कि कितनी मात्रा उसकी लेनी पड़ेगी, क्योंकि बाकी सब फॉर्मूले समझ ही चुके हैं। तो क्लियर हुआ कि नॉर्मेलिटी का जो डेफिनेशन आया है वो क्यों आया, इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कि हमको किसी भी रिएक्शन को अगर पता करना है कि एक सब्सटेंस का फिक्स अमाउंट दूसरे सब्सटेंस के कितने अमाउंट के साथ रिएक्ट करेगा, तो अगर हम उसका केमिकल इक्वेशन नहीं बनाना चाहते हैं, बैलेंस केमिकल इक्वेशन, बिना बैलेंस केमिकल इक्वेशन बनाए हम पता कर लें कि उसका कितनी मात्रा इसके साथ रिएक्ट करेगा, तो उसका कंसंट्रेशन आप नॉर्मेलिटी के टर्म में निकाल लो, क्योंकि नॉर्मेलिटी के टर्म में नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट आता है। तो जितना ग्राम इक्विवेलेंट इसका होगा, रिएक्शन में क्या बोला गया है कि जितने भी रिएक्शन होते हैं वो सब इक्वल ग्राम इक्विवेलेंट में होते हैं, तो जितना तुल्यांकी द्रव्यमान इसका होगा उतना ही दूसरे वाले का। तो जिसका हमें दिया है सब्सटेंस, तो उसका ये देख लो कि उसका कितना ग्राम इक्विवेलेंट है, और जितना उसका ग्राम इक्विवेलेंट होगा उतना ही जरूरत दूसरा वाला भी उतना ही ग्राम इक्विवेलेंट हमें दूसरे सब्सटेंस की भी जरूरत पड़ेगी। तो उसके हिसाब से हम दूसरे वाले सब्सटेंस का क्या बता सकते हैं, अमाउंट, कि कितनी मात्रा में ये लगेगी इसके साथ रिएक्ट करने के लिए। क्लियर हो गया कहानी की नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला
नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन, मतलब नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला जो आया है कंसंट्रेशन का टर्म, वो क्यों आया, किस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आया है। ठीक है, समझ गए। तो चलिए इस फॉर्मूले को आगे थोड़ा सा समझते हैं, और ये थोड़ा सा आपको दिखा देते हैं एक आध दो इक्वेशन बना के कि कैसे इक्वल होते हैं ग्राम इक्विवेलेंट होते हैं, वो कैसे इक्वल होते हैं, इस चीज़ को। तो देखिए हम कुछ एक रिएक्शन के द्वारा आपको कुछ समझा रहे हैं, कुछ रिएक्शन हम यहाँ पे एग्जांपल लेके समझ रहे हैं कि देखते हैं कि क्या इक्वल ग्राम इक्विवेलेंट जो होता है वो आता है नहीं कि रिएक्शन में। हमारे रिएक्शन में जो भी सब्सटेंस होते हैं, यानी जो भी अभिकर्मक या रिएक्टेंट अपने पास हैं, तो उस रिएक्शन में क्या उन सभी सब्सटेंस का ये इक्वल ग्राम इक्विवेलेंट आता है कि नहीं आता है। ठीक है ना, कि मतलब ये जो प्रैक्टिकल द्वारा बताया गया है ये है सही है कि नहीं है। तो इसको एग्जांपल देखिए, मान लीजिए हमने एक रिएक्शन ले रहे हैं, क्या एक एसिड ले लेते हैं, क्या सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, और इसको मान लो अपन बेस यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्या कराते हैं, रिएक्ट कराते हैं। ठीक है ना, तो क्या बनेगा, ये एसिड है और ये बेस है, अम्ल और क्षार आपस में रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, सॉल्ट और वाटर। तो सॉल्ट इसका क्या बनेगा, देखो सोडियम सल्फेट बनेगा और प्लस पानी हाइड्रोजन, ये H2O। क्लियर हो गया। ठीक है ना, चलिए इस केमिकल इक्वेशन को पहले क्या कर लेते हैं, अपन बैलेंस कर लेते हैं। ठीक है, तो इसको बैलेंस करेंगे तो यहाँ देखो कितने सोडियम है, 2, इसमें 2 का क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो गया ये। अब इधर सल्फेट कितना है, 1 है, इधर भी सल्फेट 1 है। हाइड्रोजन कितने हैं, 2 और 2 4, तो इसमें 2 का मल्टीप्लाई करो, ये 4 हो गया। ऑक्सीजन कितने हो गए, 4 और 2 6, यहाँ पे 4 और ये 2 6, बैलेंस हो गया। क्लियर हो गया, कोई डाउट, बैलेंस। चलिए अब देखते हैं कि क्या इनके ग्राम इक्विवेलेंट या नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल है कि नहीं है। ठीक है ना, तो चलिए समझते हैं। देखिए हमने अभी क्या फॉर्मूला अपन लोगों ने निकाला था, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट किसके बराबर आता है, नंबर ऑफ मोल इनटू वैलेंसी। क्या, नंबर ऑफ मोल इनटू वैलेंसी। ठीक है ना, तो देखिए इस रिएक्शन में ये सल्फ्यूरिक एसिड कितने मोल पार्टिसिपेट कर रहा है, 1 मोल, और इसकी वैलेंसी कितनी है, 2, इसका नंबर ऑफ इक्विवेलेंट कितना है, 2। क्लियर ना, चलिए अब यहाँ पे देखिए जो बेस है उसका कितना मोल, सोडियम हाइड्रोक्साइड कितना मोल पार्टिसिपेट कर रहा है, यहाँ पे 2, और इसके जो वैलेंसी है वो कितनी है, 1। तो इसका नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कितना आ रहा है, 2। तो दोनों में बराबर आ रहा कि नहीं आ रहा, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट दोनों का सेम आ रहा कि नहीं आ रहा। कोई भी रिएक्शन हो, उस रिएक्शन में ये देखा गया है कि नंबर ऑफ मोल अलग अलग हो सकते हैं, ये अलग अलग मोल में आपस में रिएक्शन कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ये चीज़ कॉमन निकल के आती है, जितने भी रिएक्शन होते हैं तो अभिकर्मक यानी जो रिएक्टेंट्स होते हैं वो हमेशा इक्वल नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट यानी बराबर ग्राम तुल्यांक की संख्या में ही रिएक्ट करते हैं, ये अलग नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये जब अपने पास बेस पता चल गया, ये अपना आधार क्लियर हो गया कि कोई भी रिएक्शन हो बराबर इक्विवेलेंट नंबर में ही रिएक्ट करेंगे, तो इसी आधार को पकड़ते हुए हम क्या करते हैं, कोई भी रिएक्ट बता सकते हैं कि एक सब्सटेंस का फिक्स अमाउंट दूसरे सब्सटेंस के कितने अमाउंट के साथ रिएक्ट कर सकता है। तो जब मैं एक सब्सटेंस का आपको अमाउंट दूंगा तो आप उसका क्या निकाल लेना, ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। जब ये पता चल जाए कि कितने नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट आपको दिया गया है, तो उतना ही नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट दूसरे की भी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि बराबर में रिएक्ट करते हैं। तो उससे आप ये पता कर लोगे, जब ये पता चल जाएगा दूसरे वाले का नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, तो उससे आप उसकी मात्रा बता सकते हो कि हमको इतना ग्राम इक्विवेलेंट इसका बनाने के लिए कितना अमाउंट हमको इसका लेना पड़ेगा। तो इस तरीके से हमें बैलेंस केमिकल इक्वेशन बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन यानी किसी भी सब्सटेंस की सांद्रता अगर बतानी है, तो उसको उस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए कौन सा कंसंट्रेशन का टर्म आया है, नॉर्मेलिटी। क्लियर हो गया, ठीक है, कोई डाउट। तो चलिए नॉर्मेलिटी का ये जो आपने फॉर्मूला पढ़ा था, अब इसको एक बार पूरा एक इस फॉर्मूले को पूरा कंप्लीट कर लेते हैं, क्या क्या था। तो देखिए नॉर्मेलिटी का मेन फॉर्मूला क्या हुआ अपना, क्या बोला, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। अब नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, तो गिवन मास को उसके इक्विवेलेंट मास से क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। ठीक है ना, अब फिर पूरे के डिवाइड में क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ये फॉर्मूला बन गया। कोई डाउट, ठीक है ना। चलिए अभी इसी में अगर मान लो हमको मास जो है, ये ऊपर वाला जो है वो सॉल्यूट का है, विलेय का, विलेय के ग्राम तुल्यांक की संख्या बटे विलयन का लीटर में आयतन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है ना, तो ऊपर वाला जो है ये कौन है, सॉल्यूट है, नीचे वाला कौन है, सॉल्यूशन। ठीक, तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट यानी किसी भी सब्सटेंस का अपने को ग्राम तुल्यांक संख्या कैसे निकालते हैं, तो जितना हमको दिया गया है मास, उसको उसके एक इक्विवेलेंट वेट से डिवाइड कर दो, तो पता चल जाएगा कि उसके अंदर कितने इक्विवेलेंट वेट। क्लियर हो गया, ये हो गया। अब अगर मान लो वॉल्यूम का सॉल्यूशन जो है
सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम है यानी कि विलयन का जो आयतन है वो अगर लीटर में ना दे के मिलीलीटर में दे देता है तो हमें फॉर्मूले में तो बोला लीटर, तो अगर मिलीलीटर में दे देगा तो उसको लीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से क्या करोगे डिवाइड, और ये 1000 पलट के कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो इसका क्या हो जाएगा ऊपर मल्टीप्लाइड बाई 1000। तो ये अपना क्या बन जाएगा फॉर्मूला नॉर्मेलिटी का। बाकी इक्विवेलेंट आप कैसे पता करते हैं ये तो समझ ही गए होंगे, इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हैं, थोड़ा सा और आगे बढ़ाता हूँ। तो ये गिवन मास है, इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हैं, उसके मोलर मास को इक्विवेलेंसी से डिवाइड करके, और ये वॉल्यूम ml में और ऊपर 1000, तो ये x पलट के कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो नॉर्मेलिटी इक्वल टू क्या हो गया भाई W अपॉन m इंटू 1000 अपॉन v ml ये, और मल्टीप्लाइड बाई x, यानी कि ये इसकी वैलेंसी। कोई कंफ्यूजन यहाँ तक नहीं ना। अब देखिए यहाँ पे जरा थोड़ा सा ये वाला फॉर्मूला किसका है, गिवन मास अपॉन मोलर मास, ये क्या बन जाता है नंबर ऑफ मोल, और ये 1000 को इसके नीचे ले लें तो ये लीटर में बन जाएगा, तो इसका क्या हो जाएगा वॉल्यूम का सॉल्यूशन इन लीटर, मतलब ये क्या बन गया मोलैरिटी, क्या बन गया मोलैरिटी, यानी नॉर्मेलिटी जो होता है, और मोलैरिटी में अगर रिलेशन बताया जाए तो नॉर्मेलिटी इक्वल टू क्या होता है मोलैरिटी इंटू एक्स। किसी भी सॉल्यूशन का जो नॉर्मेलिटी होता है, नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी में ये रिलेशन निकल के आ गया कि जो नॉर्मेलिटी होता है वो उसके मोलैरिटी और वैलेंसी के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। समझ में आ गया यहाँ पर, कोई डाउट, ठीक है ना। चलिए थोड़ा सा और कुछ समझते हैं। देखिए अगर मान लो हमको एक सब्सटेंस का अलग अलग क्या कर दे सॉल्यूशन दे दे, जैसे हमारे पास क्या है कोई सब्सटेंस है उसका हमें अलग अलग सॉल्यूशन दे दे, ठीक है ना, पर उसमें सॉल्यूट का जो अमाउंट है वो फिक्स है, सिर्फ क्या चेंज हुआ है सॉल्यूशन का वॉल्यूम चेंज हो रहा है, लेकिन सॉल्यूट जो है वो फिक्स है, जैसे इसमें ए है तो इसमें भी उतना ही मात्रा में सॉल्यूट प्रेजेंट है, बस इसका वॉल्यूम V1 है इसका वॉल्यूम V2 है अलग अलग, तो सीधी सी बात है वॉल्यूम चेंज होगा तो उसकी नॉर्मेलिटी भी क्या हो जाएगी चेंज हो जाएगी, बट जो सॉल्यूट है वो तो फिक्स है ना, सॉल्यूट जो है वो क्या है फिक्स है, तो अगर सॉल्यूट फिक्स रहेगा तो उसका नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट भी क्या रहेगा, जब हम सॉल्यूट का अमाउंट नहीं चेंज करेंगे सॉल्यूट क्या रहेगा फिक्स रहेगा, सिर्फ अपन क्या करेंगे सॉल्वेंट यानी विलायक का मात्रा बदल के यानी पानी और मिला के, जैसे अपने पास इसमें जैसे मान लो अपने पास यहाँ पे कितना है 250 ml सॉल्यूशन है, कितना है 250 ml सॉल्यूशन, और इसमें मान लो 20 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड है, कितना है 20 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड, अब इसमें हमने पानी मिलाया और इसको पानी मिला के हमने इसको कितना मान लो बना दिया 500 ml का बना दिया, पर सॉल्यूट तो उतना ही है ना, तो सॉल्यूट का जो यहाँ पे नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट होगा वही यहाँ पे भी होगा, क्योंकि हमने सॉल्यूट का अमाउंट में कुछ चेंजेस नहीं किया है, सिर्फ वॉल्यूम में चेंज किया है, लेकिन वॉल्यूम चेंज करने की वजह से नॉर्मेलिटी जरूर चेंज हो जाएगी, क्योंकि नॉर्मेलिटी सॉल्यूशन के वॉल्यूम पर डिपेंड करता है। तो अब बात ये आती है कि अपन फिर कैसे फाइंड करेंगे, तो अब यहाँ देखना ये चीज़ क्या हो चुकी है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट दोनों जगह पे क्या है फिक्स है, कांस्टेंट हो गया ना, तो अपन अगर रिलेशन निकालें यहाँ पे रिलेशन अगर बनाएं कि सॉल्यूट का तो अमाउंट फिक्स है, तो नॉर्मेलिटी और वॉल्यूम में अगर रिलेशन बनाए तो क्या बनेगा, तो अगर अपन वॉल्यूम को इधर भेज दें तो n इंटू वी बराबर क्या आता है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट यानी सॉल्यूट का, और वो क्या है फिक्स है यानी कांस्टेंट है, तो अगर ये चीज़ कांस्टेंट बन गई है तो इसका मतलब ये है कि पहले वाले में जो नॉर्मेलिटी और वॉल्यूम का प्रोडक्ट होगा दूसरे वाले में भी उतना ही होगा, क्योंकि इन दोनों का प्रोडक्ट क्या है कांस्टेंट, यानी हमारे पास जो रिलेशन बन गया वो क्या बन गया N1 V1 इक्वल टू N2 V2। क्लियर हो गया, यानी कि अगर सॉल्यूट का अमाउंट फिक्स रहे और सिर्फ वॉल्यूम क्या किया जाए सॉल्यूशन का चेंज कर दिया जाए तो अपन उसकी नॉर्मेलिटी क्या कर सकते हैं, एक का मान लो निकाल लेंगे जितना भी दे रखा है उससे अपन निकाल लेंगे, और उसका फिर जब वॉल्यूम चेंज करके दूसरे वाले का पूछा जाए कि यहाँ पे आप बताओ कितनी नॉर्मेलिटी होगी, तो वो आप कौन सा रिलेशन लगा के बता सकते हो N1 V1 इक्वल टू N2 V2। क्लियर हो गया, कोई डाउट, क्यों बता सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट है यानी जो विलेय का जो तुल्यांकी भार संख्या है वो क्या है कांस्टेंट, क्योंकि उसका अमाउंट अपन चेंज नहीं कर रहे हैं, तो ये ऊपर वाला चीज़ जब कांस्टेंट हो जाएगा तो इसको इधर भेजेंगे वॉल्यूम को, तो नॉर्मेलिटी और वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट है वो क्या हो गया कांस्टेंट, तो जब ये कांस्टेंट हो गया तो मतलब कितना नॉर्मेलिटी और वॉल्यूम का प्रोडक्ट यहाँ पे होगा, नॉर्मलता और आयतन का वही यहाँ पे भी होगा, दोनों बराबर होंगे जब गुणा करेंगे तो मल्टीप्लाई, यानी अपन क्या बोल सकते हैं N1 V1 इक्वल टू N2 V2। तो क्लियर हो गया नॉर्मेलिटी, तो ये थी पूरी नॉर्मेलिटी की कहानी, ठीक है, कोई डाउट।
अच्छे से रिवीजन कीजिए और अच्छे से इसको पूरा पढ़िए, समझिए कि एक्चुअली में नॉर्मेलिटी है क्या, नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला क्या होता है और नॉर्मेलिटी यूज क्यों किया गया है, कहाँ पे यूज किया गया है और इसका क्या काम आता है। क्लियर हो गया? ठीक है, तो चलिए कुछ क्वेश्चन अपन करते हैं नॉर्मेलिटी का। फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि 5 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड को 200 ml सॉल्यूशन में क्या किया गया, डिजोल्व किया गया है। तो सॉल्यूशन का क्या निकालना है, नॉर्मेलिटी फाइंड कीजिए कि क्या होगा। ठीक है ना, विलयन की सांद्रता जो है बताना है, वो किसके टर्म में बताना है, नॉर्मेलिटी के टर्म में। तो नॉर्मेलिटी का सबसे पहले अपन फॉर्मूला लिख लेते हैं कि नॉर्मेलिटी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, यानी विलेय का यानी सॉल्यूट के ग्राम तुल्यांक की संख्या बटे विलियन का लीटर में आयतन, है ना, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। अभी इसको और आगे फॉर्मूला बढ़ाते हैं तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट, विलेय के ग्राम तुल्यांक की संख्या कैसे निकाली जाती है, तो उसको कैसे निकालते हैं ग्राम तुल्यांक की संख्या, तो जितना मास हमको दिया गया है सॉल्यूट का उसको उसके इक्विवेलेंट वेट से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। अभी वॉल्यूम अगर देखो, अब यहाँ पे वॉल्यूम क्या है, मिलीलीटर में दे रखा है, तो अगर मिलीलीटर में दे रखा हो तो उसको लीटर में कन्वर्ट के लिए 1000 से डिवाइड करते हैं, तो 1000 कहाँ चला जाता है, ऊपर, मतलब ये फॉर्मूला बना है अपना। समझ गए? तो यहाँ पे इस फॉर्मूले को सॉल्व करने से पहले सबसे पहले अपने को जो सब्सटेंस दिया गया है सबसे पहले उसका इक्विवेलेंट वेट निकालना पड़ेगा। तो इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हैं, इक्विवेलेंट मोलर मास को उसके मोलर मास को क्या करते हैं, उसकी वैलेंसी से डिवाइड कर देते हैं। तो भाई इसका सोडियम हाइड्रोक्साइड है ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड का मोलर मास कितना होता है, सोडियम का 23, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1, सॉल्व करेंगे तो कितना आता है 40 ग्राम। तो यहाँ मोलर मास कितना है 40, बट इसकी वैलेंसी सोडियम हाइड्रोक्साइड में बेस है ना ये, तो इसकी वैलेंसी किसके बताई जाती है, नंबर ऑफ हाइड्रोक्साइड आए थे कितने हैं 1, तो इसको डिवाइड कर दिया तो कितना आ गया 40 आ रहा है, मतलब कि इसका इक्विवेलेंट वेट कितना आ रहा है 40 ग्राम। तो इस फॉर्मूले में रख दो, तो कितना मास इसका दिया गया है 5 ग्राम दे रखा है और इक्विवेलेंट वेट कितना होता है इसका 40 ग्राम, कितने ml में सॉल्यूशन में है 200 और ऊपर 1000, इसको सॉल्व करना है। तो ये 2 से 2 जीरो कट जाएगा, इससे काटेंगे तो 5, 5 अट्ठे 40, यानी कि कितना आ गया 5/8। इसकी नॉर्मेलिटी कितनी आ रही है 5/8। अब इसको डिवाइड कर दो तो कितना हो जाएगा 0.50 है ना, तो 8 6 जा 48, फिर 2 8 2 जा 16, फिर 4 0.625 ग्राम इक्विवेलेंट पर मोल, सॉरी पर लीटर, ये इसका यूनिट है ना, ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। क्लियर हो गया? तो कितना आ गया 0.625। इस तरीके से नॉर्मेलिटी क्या करते हैं, फाइंड करते हैं। आ गया समझ में, फॉर्मूला कैसे लगाते हैं, कैसे यूज करना है, जो जो दिया है तो उसको कैसे रखना है। चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि बोला गया कि 0.2 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड का 500 ml सॉल्यूशन, मतलब अपने पास एक सॉल्यूशन है कितने का 500 ml का, इसमें क्या है सोडियम हाइड्रोक्साइड कितना है 0.2 ग्राम है। ठीक है ना, तो बोल रहा है ये जो सॉल्यूशन है ये कितने नॉर्मेलिटी वाले एसिड के 100 ml सॉल्यूशन को पूरी तरीके से न्यूट्रल कर देगा। मतलब अपने पास एक सॉल्यूशन एसिड का है और वो दे रखा है 100 ml का है, 100 ml का एसिड है अपने पास, तो बोल रहा है कि 500 ml का सॉल्यूशन बेस, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस है जिसमें 0.2 ग्राम इसमें बेस जो है वो क्या है इसमें मिला हुआ है, तो बोल रहा है इसका 500 ml सॉल्यूशन एसिड के 100 ml सॉल्यूशन को पूरी तरीके से क्या कर रहा है, न्यूट्रल कर दे। तो उसके लिए इसकी नॉर्मेलिटी कितनी होनी चाहिए, मतलब इसका नॉर्मेलिटी क्या करना, इस वाले सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी क्या कर रहा है पूछ रहा है। तब यहाँ थोड़ा सा देखिए सोचिए कि इसमें क्या बोल रहा है, इस सॉल्यूशन को इसमें डिजोल्व कर रहा है। ठीक है ना, क्लियर, इस सॉल्यूशन को इसमें क्या कर रहा है, ये डिजोल्व कर रहा है। अब पूछ रहा है कि इसका हमें कितना नॉर्मेलिटी लेना पड़ेगा एसिड के 100 ml सॉल्यूशन का, जिससे कि बेस के 500 ml सॉल्यूशन को इसमें डालने पर वो एसिड पूरी तरीके से क्या हो जाए, न्यूट्रल हो जाए, उदासीन हो जाए। ठीक, तो ये बताओ जितना यहाँ पे सॉल्यूट था ये वाला, ये इसको न्यूट्रल करेगा ना जाके, तो इसका 0.2 ग्राम है, तो यहाँ पे जितना इसका अमाउंट है बेस का वही उतना भी वहाँ पे भी ना होगा, क्योंकि हम इसमें जब इसमें हम एक्स्ट्रा तो सोडियम हाइड्रोक्साइड डाल नहीं रहे, यानी जो यहाँ पे सॉल्यूट है वो वहाँ पे भी तो इतना ही रहेगा 0.2 ग्राम ही रहेगा, मतलब ये कांस्टेंट हो गया। सिर्फ क्या चेंज है, वॉल्यूम। तो इसकी नॉर्मेलिटी फाइंड करने के लिए बोल रहा है, तो क्या है जब सॉल्यूट का अमाउंट क्या हो जाए, कांस्टेंट हो जाए, तो फॉर्मूला याद है, कंडीशन क्या था, N1V1 इक्वल टू N2V2, नॉर्मेलिटी और वॉल्यूम में रिलेशन जो निकाले थे, N1V1 इक्वल टू N2V2, क्योंकि ये पूरी तरीके से न्यूट्रल कर रहा है तो इसका नॉर्मेलिटी और इसका वॉल्यूम का प्रोडक्ट इसके नॉर्मेलिटी और इसके वॉल्यूम के प्रोडक्ट की क्या रहेगा, इक्वल। ये अपने को स्टेटमेंट लगेगा।
तो अगर इसकी नॉर्मेलिटी अपने को फाइंड करनी है दूसरे वाले की, उसका वॉल्यूम तो दे रखा है, बट नॉर्मेलिटी अगर फाइंड करना है तो पहले वाले का तो वॉल्यूम है, पर उसकी भी तो नॉर्मेलिटी पता होनी चाहिए ना। तो सबसे पहले आपको इस सॉल्यूशन का नॉर्मेलिटी निकालना है N1। तो N1 इज इक्वल टू यानी नॉर्मेलिटी गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट वेट। तो गिवन कितना है, सोडियम हाइड्रोक्साइड कितना है 0.2, और सोडियम हाइड्रोक्साइड का इक्विवेलेंट वेट कितना आता है 40। अभी फिर पीछे वाले क्वेश्चन लगा चुके हैं ना, 40 मल्टीप्लाइड बाई यहाँ पे कितना सॉल्यूशन है इसका 500 ml है, तो ऊपर 1000। ये लो अब इसको सॉल्व कर देते हैं, ये 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, ठीक है ना। और इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई, इसका डेसिमल आप चाहो तो हटाना चाहो तो हटा दो, नीचे 4, 5 और 10 आ जाएगा, ठीक है। तो इसको इससे क्या कर दो, तो डिवाइड कर दो, कितना हो जाएगा ये 2 पंचे 10 और ये 10 100 यानी 0.01। इसकी नॉर्मेलिटी कितनी आ गई 0.01, ठीक है ना। क्लियर, इस सॉल्यूशन और इसका पता करना है। तो इसका वॉल्यूम कितना है 100 ml, तो ये कंडीशन हम लगा देते हैं। तो N1 कितना है 0.01, इसका वॉल्यूम कितना है 500, N2 फाइंड करना है और इसका वॉल्यूम कितना है 100। क्लियर, ये 100 से ये 100 जीरो कैंसिल, तो N2 इक्वल टू कितना आ गया भाई 5 इंटू, अब इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 0.05। ये आ गया दूसरे वाले का। कहने का मतलब ये है कि अगर मुझे 0.2 ग्राम वाले सोडियम हाइड्रोक्साइड के 500 ml को अगर मुझे एक 100 ml के एसिड को क्या करना है न्यूट्रल करना है, तो उसका कंसंट्रेशन कितना होना चाहिए 0.05 नॉर्मेलिटी का कंसंट्रेशन उसका होना चाहिए, तभी वो पूरा न्यूट्रल कर पाएगा। समझ गए, क्लियर हो गया। चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, बोले सोडियम हाइड्रोक्साइड का सेमी नॉर्मल सॉल्यूशन के 250 ml सॉल्यूशन में सोडियम हाइड्रोक्साइड का मास ज्ञात करना है। मतलब हमारे पास जो एक सॉल्यूशन तैयार किया गया है वो किसका है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का है, जिसकी नॉर्मेलिटी कितनी दे रखी है सेमी नॉर्मल। अच्छा ये सेमी नॉर्मल का मतलब क्या होता है, देखिए सेमी नॉर्मल अगर आता है तो इसका मतलब ये बोल रहा है कि उस सॉल्यूशन की जो नॉर्मेलिटी है वो 1/2 नॉर्मेलिटी है। सेमी का मतलब होता है हाफ, यानी 1/2 नॉर्मेलिटी का सॉल्यूशन है, ठीक है ना। अच्छा इसी तरीके से मान लो अगर डेसी नॉर्मल आ गया तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर सॉल्यूशन यानी विलियन की सांद्रता क्या बोल रहा है डेसी नॉर्मल है, तो डेसी नॉर्मल का मतलब ये होगा कि 1/10। डेसी का मतलब क्या होता है, डेसी मतलब 10⁻⁻1, और इसको 10⁻⁻1 को नीचे करेंगे तो 1/10, 1/10 मतलब 0.1, यानी 0.1 नॉर्मेलिटी का सॉल्यूशन है, यानी 1/10 नॉर्मेलिटी का। समझ गए, क्लियर, 1/10 लिख लो या 0.1 लिख लो। इसी तरीके से मान लो अगर सेंटी आ गया तो सेंटी नॉर्मल आ गया तो क्या बोल दिया कि अपने पास जो सॉल्यूशन है उसका कंसंट्रेशन जो दे रखा है वो क्या दे रखा है, सांद्रता जो दे रखा है वो बोले सेंटी नॉर्मल है। तो सेंटी मतलब क्या होता है 10⁻²। सेंटी का मतलब क्या होता है 10⁻², और 10⁻², मतलब 1/100, और 1/100 मतलब 0.01, यानी उस सॉल्यूशन का विलियन की जो नॉर्मेलिटी है वो कितनी 1/100 नॉर्मेलिटी लिख लो या 0.01 नॉर्मेलिटी। समझ गए। इसी तरीके से अगर मान लो मिली नॉर्मेलिटी आ गया तो कि जो सॉल्यूशन है उसका कंसंट्रेशन मिली नॉर्मल दे रखा है, तो मिली का मतलब क्या हुआ 10⁻³ और 10⁻³ मतलब 1/1000, 1/1000 मतलब 0.001 नॉर्मेलिटी, यानी कि इसकी जो नॉर्मेलिटी है वो 1/1000 नॉर्मेलिटी है। आया समझ में, समझ गए ना कि सेमी नॉर्मल, डेसी नॉर्मल, सेंटी नॉर्मल और मिनी नॉर्मल का मतलब क्या होता है। अगर अपना कंसंट्रेशन सॉल्यूशन का सेमी नॉर्मल दे रखा है तो इसका मतलब उसका जो नॉर्मेलिटी है वो कितनी है 1/2। डेसी का मतलब 1/10, सेंटी का मतलब 1/100, मिली का मतलब 1/1000 नॉर्मेलिटी, ठीक है। तो अपन को क्वेश्चन में क्या बोल रखा है कि जो हमारे पास सॉल्यूशन है वो काहे का है 200 ml सॉल्यूशन है अपने पास सोडियम हाइड्रोक्साइड का, ठीक है ना। तो बोल रहा है कि इसकी जो नॉर्मेलिटी है उस सॉल्यूशन की यानी विलियन की वो कितनी है, सेमी नॉर्मल सॉल्यूशन है, ठीक है। तो सेमी नॉर्मल सॉल्यूशन का मतलब क्या हो गया, इसकी नॉर्मेलिटी कितनी दे रखी है 1/2। अब इसमें पूछा क्या है कि इसमें जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है उसकी मात्रा पूछे कितना, मतलब 250 ml का सॉल्यूशन हम 1/2 नॉर्मेलिटी का अगर लेते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड का, तो उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड की मात्रा कितनी होगी, मतलब क्या फॉर्मूले में क्या पूछ रहा है ये W, ठीक है ना। क्लियर, तो नॉर्मेलिटी अपने को कैसे देखो, तो नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला क्या होता है वो रख लो, N=W/E इंटू 1000/V/ml। तो अब देखो नॉर्मेलिटी कितनी दे रखी है 1/2। अब अपने को क्या है मास तो पूछा है कि जो सॉल्यूट है यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड कितनी मात्रा में है, तो वो निकालना है, तो इसको रखा रहने दो W। इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट मतलब कि ये सोडियम हाइड्रोक्साइड की पूछ रहा है ना, तो इसका इक्विवेलेंट वेट कितना होता है, तो कर ही चुके हो क्वेश्चन, कितना होता है 40। सोडियम हाइड्रोक्साइड का इक्विवेलेंट वेट कितना आता है 40 मल्टीप्लाइड बाई 1000 और डिवाइडेड बाई कितना दे रखा है 250 ml।
इसको सॉल्व करो। ये 3 जीरो से ये दो दो सॉरी ये 2 जीरो क्या कर दो, काट दो इसका, ये 2 जीरो कट जाएंगे। अभी देखो यहाँ पे कितना है, ये 5 से अगर इसको काटते हैं तो 5 दूनी 10 और ये 5 पंचे 25, ठीक है। तो कितना आ जाएगा इसमें 1/2 इज इक्वल टू डब्लू, ये 2 से इसको काट दो, 2 दूनी 4, तो कितना हो गया 5 दूनी 10, ये ठीक है ना, कितना बच गया 1/10। अब इसका जो डब्लू निकालेंगे तो ये कितना आएगा, 10 को ऊपर भेज दो, डिवाइडेड बाई 2, इसको काटो तो कितना हो जाएगा 5। यानी कि इसमें जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है 1/2 नॉर्मेलिटी वाले 2.5 ml सॉल्यूशन में सोडियम हाइड्रोक्साइड जो होता है वो कितना है 5 ग्राम है। क्लियर हो गया, ठीक है, कैसे निकालना है, कोई डाउट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रखा है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के देसी नॉर्मल सॉल्यूशन में H2SO4 की मोलैरिटी फाइंड करना है। सल्फ्यूरिक एसिड मतलब सॉल्यूशन हमारे पास जो है वो कहेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड और उसकी नॉर्मेलिटी कितनी है, देसी नॉर्मल। अब इसमें कौन मिला हुआ है H2SO4, मतलब अपना सॉल्यूट जो है वो कौन है H2SO4, विलेय जो है वो कौन है H2SO4 है। क्लियर, तो इसकी मोलैरिटी फाइंड करने के लिए बोल रहा है कि कितना होगा, समझ में आया। तो अब देखिए बात क्या करते हैं, अब सॉल्यूशन जो होता है उसकी नॉर्मेलिटी कितनी दे रखी है, देसी नॉर्मल, देसी नॉर्मल का मतलब 1/10 नॉर्मेलिटी दे रखी है। तो नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट मल्टीप्लाइड बाई V ml और ऊपर 1000, ठीक है ना। ये तो अब ये बताइए कि यहाँ पे पूछा क्या है, सॉल्यूट जो है अपना वो कौन है H2SO4, क्लियर ना, ठीक। अब देखो इसकी मोलैरिटी फाइंड करने के लिए बोला है ना, तो ये इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हैं, मोलर मास अपॉन वैलेंसी, ये मल्टीप्लाइड बाई ये VML और ऊपर 1000। तो ये x जो होगा वो क्या हो जाएगा W/m इंटू VML ऊपर 1000। तो ये पूरा क्या हो गया, और ये x पलट के कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो ये क्या है मोलैरिटी। भाई बिलियन का लीटर में आयतन, ये 1000 डिवाइड में रखेंगे तो ये VML, ये किसका फॉर्मूला आता है मोलैरिटी का ना, गिवन मास अपॉन मोलर मास मल्टीप्लाइड बाई VML और ऊपर 1000, ये काय का फॉर्मूला मोलैरिटी का। तो नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी का क्या रिलेशन आया था, नॉर्मेलिटी इक्वल टू मोलैरिटी इनटू वैलेंसी, यही आया था ना। ये पीछे भी फॉर्मूला जब आप पढ़ा रहे थे अभी तो उसमें हमने ये फॉर्मूला डेराइव किया था कि नहीं किया था, ठीक है। तो नॉर्मेलिटी कितना दे रखा है 1/10, मोलैरिटी फाइंड करना है किसका H2SO4 का, तो इसकी वैलेंसी कितनी है 2 है, इसको क्या कर दो इधर भेज दो, तो मोलैरिटी 1/20 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 0.05 मोल पर लीटर। आ गया समझ में, क्लियर हो गया कि कैसे करना है क्वेश्चन को, ठीक है।